गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आज के लेक्चर हम लोग का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक्स का नाम है। टॉपिक्स का नाम क्या है आपका? इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास। इससे पहले हम लोग क्या किए थे कि जितने भी हम लोग को मोल कंसेप्ट के रिलेटेड जितना भी हम लोग को टाइप का कंसेप्ट था वो सारा कुछ हम लोग देख लिए थे। उससे रिलेटेड हम लोग को जितना टाइप का हम लोग को न्यूमेरिकल बनाया जा सकता था वो सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर से हम लोग शुरू करने वाले रहे वो हम लोग करेंगे इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास। हम लोग आज के लेक्चर में ये जानेंगे कि आखिरकार हम लोग को मोल की ज़रूरत क्यों पड़ा था और आखिर मोल को हम लोग को ज़रूरत पड़ा तो आखिर हम लोग को मोल से ही सारा कुछ बन जाना चाहिए था, तो मोल के अलावा फिर से हम लोग को नया टर्म्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट मास को। तो इसके बीच का रिलेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग ये लेक्चर लास्ट करेगा। मतलब कि आज ही के लेक्चर में हम लोग बताएंगे कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है और हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ा इक्विवेलेंट मास का। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट मास का आने के पीछे रीज़न क्या है, हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा। हम लोग को जब सारा कुछ हम लोग को बन ही जा रहा था हम लोग को मोल से, तो मोल के बावजूद भी होने के बावजूद भी हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ा इक्विवेलेंट मास या ग्राम इक्विवेलेंट मास का। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट मास क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। उसके बाद अंत में इस लेक्चर के सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे 2 मिनट डिस्कस कर देंगे कि आखिर हम लोग को इक्विवेलेंट मास या ग्राम इक्विवेलेंट मास का ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट में देखने की जरूर कोशिश कीजिएगा ताकि आपको रीज़न पता चल सके कि आखिरकार हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट मास का ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता है कि क्यों ज़रूरत पड़ा था हम लोग को इस चैप्टर्स में या फिर केमिस्ट्री में क्यों ज़रूरत पड़ा हम लोग को। ठीक है ना, तो सबका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सभी के इंपॉर्टेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास का। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास पढ़ने से पहले हम लोग को इक्विवेलेंट मास को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को पता होगा जैसे हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग को मोल का कंसेप्ट आया। तो मोल क्या होता है, मोल क्या होता है उससे पहले हम लोग जाने क्या चाहिए। तो उसमें हम लोग जब मोल का जो हम लोग रिलेटेड जितने भी हम लोग क्वेश्चंस बनाए या फिर उसका जो फॉर्मूला डेरिवेटिव किए तो उससे पहले हम लोग को क्या जाना पड़ा कि एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि नहीं। बात समझ में आया? तो मोलिकुलर मास क्या होता है वो सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे इस कंसेप्ट को देखे थे। उसके बाद हम लोग क्या किए तो वहाँ पे हम लोग मोल को बारे में हम लोग जानना स्टार्ट किए थे। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मास को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इक्विवेलेंट मास को कि इक्विवेलेंट मास क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट मास में जो यूज होगा वो क्या यूज होगा, इक्विवेलेंट मास यूज होगा। ठीक है, जैसे हम लोग वहाँ पे मोल में हम लोग को क्या रहता था, मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास का यूज होता था। तो सबसे पहले हम लोग मोलर मास और मोलिकुलर मास के बारे में पहले जाने, उसके बाद फिर हम लोग उसको मोल में अप्लाई किए। उसी तरह से ग्राम इक्विवेलेंट मास को पढ़ने से पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, तो मोल मतलब कि इक्विवेलेंट मास को पढ़ना पड़ेगा, तभी इक्विवेलेंट मास को पढ़ने के बाद वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास आखिर होता क्या है। ठीक है, जो इक्विवेलेंट मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग को होता है मॉलिक्यूलर मास हो जाता है या फिर मोलर मास जैसा भी बोलिए। तो हम लोग को यहाँ पे पूरा क्या रहेगा, मॉलिक्यूल का ही दिया हुआ रहेगा। इसी चलते यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्या चीज़, तो मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल भी मतलब कि मोलर मास भी हो सकता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। ऊपर हो गया और नीचे जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हम लोग वैलेंसी लिखते हैं या फिर एन फैक्टर डायरेक्टली लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एन फैक्टर, क्या चीज लिख देते हैं यहाँ पे, एन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, एन फैक्टर के जगह में या तो फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज, वैलेंसी लिख सकते हैं। क्या चीज लिख सकते हैं, वैलेंसी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे जैसे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे ये तो हम लोग नॉर्मली फॉर्मूला हो गया, इसमें हम लोग चलेंगे 3 कंडीशन में। एक चलेंगे हम लोग एसिड के लिए, उसके बाद चलेंगे बेस के लिए, उसके बाद चलेंगे हम लोग साल्ट के लिए। तो वहाँ पे दोनों हम लोग डिस्क्राइब हो जाएगा कि एसिडिटी के लिए, बेसिसिटी के लिए, फिर हम लोग देखेंगे साल्ट के लिए कि क्या हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो नॉर्मली जो हम लोग को फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो हम लोग को ये चीज़ होता है कि इक्विवेलेंट मास बराबर होता है क्या चीज, मोलिकुलर मास ऊपर हो जाता है और नीचे हम लोग को क्या होता है, एन फैक्टर या फिर उसका वैलेंसी हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करते हैं तो वो हम लोग को निकल जाता है क्या चीज, इक्विवेलेंट मास निकल जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास को हम लोग क्या करते हैं, तो मोलिकुलर मास में हम लोग डिवाइड कर देते हैं एन फैक्टर को या फिर वैलेंसी को। अब हम लोग को जानना ये पड़ेगा क्योंकि मोलिकुलर मास को हम लोग पहले ही मोल कंसेप्ट में देख चुके हैं कि क्या होता है मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास, लेकिन हम लोग को नया टर्म आ गया यहाँ पे एन फैक्टर या फिर वैलेंसी। तो ये हम
हम लोग को डिफाइन करेंगे हम लोग धीरे धीरे कि आखिर क्या होता है वैलेंसी या फिर क्या होता है एन फैक्टर। ठीक है, तो चलो इतना तो आप समझ गए होंगे कि आखिर इक्विवेलेंट मास होता क्या है, या फिर यहाँ पे हम लोग कैसे उसको निकालेंगे। सो ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला ये हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं एन फैक्टर के लिए। क्या चीज बात करते हैं? एन फैक्टर के लिए। अब एन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग बहुत सारा केस देखेंगे। बहुत सारा कहने का मतलब सिर्फ हम लोग 3 केस देखेंगे। फॉर क्या चीज देखेंगे? फॉर एसिड के लिए। क्या चीज? फॉर एसिड के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे एसिड जब हम लोग को दिया हुआ रहेगा, कोई भी हम लोग को एसिड, जैसे मान के चलो क्वेश्चंस में तुम्हारा दिया हुआ रहेगा H2SO4। क्या चीज दिया रहेगा? H2SO4। तो इसका आखिर हम लोग यहाँ पे वैलेंसी देखो, H2SO4 को मोलिकुलर मास तो हम लोग जानेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे एन फैक्टर हम लोग क्या जानेंगे या फिर इसका वैलेंसी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, ताकि हम लोग इसका अगर एन फैक्टर को जान जाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे उसका मोलिकुलर मास और यहाँ पे एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो इसका हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बेस का बात करें, बेस में हम लोग कोई भी ले लो, या फिर मान चलो NaOH छोटा वाला लेते हैं। चलो तो NaOH अगर हम लोग देखेंगे तो इसका भी हम लोग जानते हैं मोलिकुलर मास हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि एन फैक्टर क्या होगा NaOH का, या फिर उसका वैलेंसी क्या होगा। तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुछ मेथड देखेंगे यहाँ पे कि आखिर कैसे डिफाइन करेंगे या फिर कैसे हम लोग उसको निकाल सकेंगे। उसी तरह से हम लोग बात के चलो एक साल्ट ले लेते हैं NaCl। ठीक है, तो NaCl का भी हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, इसका मोलिकुलर मास तो हम लोग निकाल लेते हैं, तो उसको यहाँ पे हम लोग बिठा देंगे, लेकिन इसका वैलेंसी क्या होता है या फिर इसका एन फैक्टर क्या होता है, तो इसको हम लोग जानेंगे अच्छा से। उसके बाद यहाँ पे जो भी इसका वैलेंसी होगा या फिर एन फैक्टर होगा उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद डिवाइड करने के बाद जो हम लोग को आंसर आएगा वही हम लोग को क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि इक्विवेलेंट मास को कैसे निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाता है? तो मोलिकुलर मास को हम लोग डिवाइड कर देते हैं एन फैक्टर से या फिर वैलेंसी से। ठीक है, अब हम लोग मोलिकुलर मास तो कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा, कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा, तो उसको हम लोग जान जाएंगे मोलिकुलर मास के बारे में, लेकिन उसके वैलेंसी के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे, उसका एन फैक्टर के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे? तो उसको जानने के लिए हम लोग 3 मेथड, क्योंकि हम लोग को नॉर्मली 3 ही कंपाउंड मिलेगा। एक तो हम लोग को एसिड मिल सकता है, एक तो हम लोग बेस मिल सकता है, या फिर एक हम लोग को क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा। तो 3 ही केस हम लोग को बनता है। तो तीनों केस में हम लोग जानेंगे कि अगर एसिड दिया रहेगा तो एसिड के लिए क्या होगा हम लोग को एन फैक्टर या फिर वैलेंसी, अगर बेस रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, साल्ट रहेगा तो उसके लिए क्या होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है ना, कि किसके लिए क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं सबसे पहले किसके लिए, तो मतलब कि एसिड के लिए चल रहे हैं। किसके लिए चल रहे हैं? एसिड के लिए। तो एसिड में हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं एसिड के लिए, तो एसिड में जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो एन फैक्टर या फिर वैलेंसी रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना H+, यहाँ पे जो हम लोग एन फैक्टर होता है, वैलेंसी होता है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉर एसिड के लिए जो एन फैक्टर होगा, क्या चीज, जो एन फैक्टर होगा, वो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाता है किसके लिए, तो ये हम लोग हो जाता है इसका बेसिसिटी से। क्या हो जाता है? बेसिसिटी के इक्वल हो जाता है, कि जितना एसिड का बेसिसिटी होगा उतना ही हम लोग को क्या आ जाता है? एन फैक्टर हो जाता है। क्या चीज? अगर कोई भी हम लोग को एसिड दिया रहेगा, उसका जो भी हम लोग को बेसिसिटी होता है, वही बेसिसिटी आपका क्या हो जाता है? एन फैक्टर। और वही एन फैक्टर को आप यहाँ पे पुट कीजिएगा, मोलिकुलर वेट ऊपर पुट कीजिएगा, दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? कोई भी एसिड का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर यहाँ पे बेसिसिटी, जैसे कि यहाँ पे बात किए थे एन फैक्टर का, एन फैक्टर समझ गए। एन फैक्टर के बाद देखें कि एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसका बेसिसिटी से। अब ये बेसिसिटी आखिर होता क्या है, तो एसिड में कोई भी एसिड अगर मान के चलो आपको दे देते हैं, जैसे कभी फिर से उस समय जो दिए थे क्या चीज, तो H2SO4 लेकर चले थे। क्या चीज लेकर चले थे? H2SO4। तो बताओ कि H2SO4 का बेसिसिटी क्या होगा? क्या चीज? H2SO4 का बेसिसिटी आखिर होगा क्या? तो बेसिसिटी कहने का मतलब यहाँ पे होता है कि कितना H+ डोनेट करेगा। बात समझ में आ गया? तो हम लोग जब भी एसिड का बात करेंगे, तो एसिड का बात जब भी हम लोग करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कोई भी एसिड हम लोग को H+ आयन कितना मुक्त करेगा, तो जितना मुक्त करेगा उतना ही हम लोग क्या करेंगे, उसका एन फैक्टर हो जाएगा या फिर उसका बेसिसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं, अगर आप लिखना चाहेंगे, जैसे कि इसका नोट्स में अगर आप बनाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या करना है। तो आप यहाँ पे धीरे धीरे लिखते चलिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे नोट्स बनाइएगा तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास बराबर ये चीज लिखिएगा, वहाँ पे आप फॉर एसिड के लिए चलेंगे तो एसिड में हम जाने कि एन फैक्टर बराबर होता है बेसिसिटी। अगर एन फैक्टर को लिखना है तो उसके लिए बेसिसिटी को जानना पड़ेगा, और जो बेसिसिटी होता है, क्या चीज, जो आपका बेसिसिटी होता है, वो बेसिसिटी आपका क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज देखते हैं एसिड में कि कितना हम लोग को H+ हम लोग को डोनेट करेगा। क्या चीज? H+ कितना हम लोग को डोनेट करेगा। तो जितना हम लोग को डोनेट किया हुआ रहेगा, जितना हम लोग को H+ डोनेट करेगा वो चीज,
कोई भी हम लोग को एसिड कितना H प्लस डोनेट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं उस एसिड का। और वही बेसिसिटी आपका एन फैक्टर कहलाता है, और वही एन फैक्टर यहाँ पे पुट होता है, जो हम लोग को डिवाइड करने पर हम लोग को क्या आता है, इक्विवेलेंट मास आता है। तो इतना सारा कुछ हम लोग सारा कुछ अगर माइंड में बैठ गया है तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, कोई भी एसिड रैंडमली ले लेते हैं और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग लेकर के चलते हैं क्या चीज, तो डायरेक्टली उसका हम लोग बेसिसिटी निकालते हैं, या फिर उसका कितना H प्लस डोनेट करता है, या फिर कितना उसका एन फैक्टर होगा, वो सारा कुछ हम लोग जानते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेके चले थे क्या चीज, तो H2SO4 लेके चले थे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल को हम लोग डायरेक्टली, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं H2SO4 का, तो क्या होता है यहाँ पे डायरेक्टली वो लोग क्या देखता है कि हम लोग बात कर रहे हैं बेसिसिटी का। तो एसिड के लिए जब भी हम लोग बेसिसिटी या फिर एन फैक्टर का बात करते हैं तो हम लोग एक चीज जान गए कि कितना एसिड H प्लस डोनेट करेगा। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे देखते हैं क्या चीज कि कितना H लिखा हुआ है उतना ही उसका एन फैक्टर हो जाएगा, या फिर उसका बेसिसिटी हो जाएगा, या फिर उतना H प्लस डोनेट कर सकता है। जैसे H2SO4 है तो आप बोल देंगे यहाँ पे 2 इसका हो जाएगा एन फैक्टर, मतलब कि 2 इसका क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एसिड का क्या चीज, तो अगर मान के चलो H3PO4 का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, H3PO4 या फिर H3PO3 ले ले। अच्छा चलो H3PO3 लेकर चलते हैं इसमें, चलो अच्छा चलो 4 का भी बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे H3O4 का बात करते हैं तो ये जो आपका एसिड है इसमें आप बोलेंगे कि इसमें भी अगर हम बोलेंगे कि बताओ बेसिसिटी कितना होगा, या फिर कितना H प्लस डोनेट करेगा, या फिर एन फैक्टर इसका कितना होगा, तो आप यहाँ पे फट से देखिएगा जितना H होगा वही तो उतना ही रिमूव करेगा, मतलब उतना डोनेट करेगा। तो आपका कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, H प्लस डोनेट करेगा 3। तो चलो ठीक है, अभी भी आपका सही है। लेकिन जैसे ही आपका बात करेंगे यहाँ पे H3PO3 का, तो आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो आपका फिर एक ही मन में ख्याल आएगा कि अरे जब भी यहाँ पे कोई भी एसिड देखते तो जितना H रहेगा उतना तो हम लोग को डोनेट कर ही देगा। तो आपका कहने का मतलब रहेगा कि यहाँ पे 3 H है, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे 3 को हम लोग हाइड्रोजन मुक्त करेगा, डोनेट करेगा H प्लस। तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 3, तो सदा ये हम लोग अगर लिख रहे हैं तो ये हम लोग को क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। गलत होने के बाद हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे कितना H प्लस डोनेट कर पाता है, सिर्फ 2 डोनेट कर पाता है। तो अगर यदि हम लोग यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला को देख करके अगर बताना चाहे कि कितना वो H प्लस डोनेट करेगा, या फिर कितना उसका एन फैक्टर होगा, कितना उसका बेसिसिटी होगा, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला को देख करके तुक्का तो मार सकते हैं। क्या चीज, तुक्का तो मार सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनमें आप फंस सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं H2SO4 का बात किया तो यहाँ पे जितना H था उतना आप लिख दिया कि अच्छा उतना H प्लस वो डोनेट कर सकता है। फिर हम लोग देखें H3PO4 में, तो यहाँ पर भी बात की कि जितना हम लोग H दिख रहा है मतलब उतना H प्लस क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। तो चलो यहाँ पर भी मान के चले ठीक है, इसका उतना ही डोनेट करता है। लेकिन जैसे ही आप बात करें यहाँ पे H3PO3 का, तो H3PO3 में फिर आप देखें कि जितना H है उतना हम लोग को डोनेट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर फॉर्मूला में जितना H दिखा मतलब लिखा हुआ रह रहा है तो ये संभव नहीं है कि वो पूरा पूरी डोनेट कर ही देगा। सो उसमें से हम लोग को कुछ कुछ हम लोग को क्या होता है, डोनेट करता है H प्लस, सभी H हम लोग को वहाँ पे डोनेट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे 2 H था तो दोनों डोनेट कर देता है, यहाँ पे 3 H था तो तीनों डोनेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे 3 होने के बावजूद भी ये क्या करता है, 3 हाइड्रोजन हम लोग को मुक्त नहीं करता है। तो यही चीज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये सब में हम लोग जब फंस जाते हैं तो हम लोग को फंसना नहीं, बल्कि हम लोग को जो भी हम लोग यहाँ पे H प्लस डोनेट करेगा या फिर जो भी हम लोग एन फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे वो हम लोग को कैसे सही लिख पाएंगे। हम लोग बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, सिर्फ मास्टर लिख देता है यहाँ पे कि एन फैक्टर कितना रहेगा कि जितना हम लोग को H प्लस डोनेट करेगा। तो H प्लस कैसे निकालता है, तो वो H2SO4 या फिर H3PO4 का 2 एग्जाम्पल लेकर के चल देता है। तो बच्चा सोचता है करिए मतलब कि जितना यहाँ पे H दिख रहा है मतलब उतना ही वो क्या करता है, डोनेट करता है, उतना ही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे कंपाउंड आएंगे जिसपे आप फंस सकते हैं। तो इसी वजह से आपको फंसना नहीं है, तो भैया आप कैसे निकालेंगे, तो नहीं फंसना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जब भी आप एन फैक्टर की बात करेंगे, जब भी एन फैक्टर का बात करेंगे तो उसको हम लोग कहां से बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर से बात करते हैं। कहां से बात करते हैं, स्ट्रक्चर से। हम लोग स्ट्रक्चर को बिना देखे नहीं बता सकते हैं कि कितना हम लोग को वो मॉलिक्यूल H प्लस डोनेट कर सकता है। तो बात समझ में आए, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जो भी मॉलिक्यूल हम लोग को दिया हुआ रहेगा, जो भी मॉलिक्यूल हम लोग को दिया हुआ रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि कितना वो H प्लस डोनेट कर सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े, तो इक्विवेलेंट मास का निकालने का फॉर्मूला हम लोग देख लिए कि मॉलिक्यूलर मास बटा में हम लोग होता है एन फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जाने कि एन फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 3 केस होता है, एसिड के लिए अलग तरीका से निकाला जाता है, बेस का अलग तरीका से निकाला जाता है, साल्ट के लिए अलग तरीका से निकाला जाता है। तो एक एक करके सभी को डिस्क्राइब करेंगे। तो हम लोग चले सबसे पहले फॉर एसिड के लिए कि अगर एसिड का मॉलिक्यूल हम लोग को दिया हुआ रहेगा तो वहां पे हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसका हम लोग क्या चाहिए, उसका बेसिसिटी या फिर उसका एन फैक्टर। तो हम लोग जाने कि एसिड में हम लोग को एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो कोई भी हम लोग को एसिड दिया रहेगा तो उसमें एन फैक्टर हम लोग को क्या होता है, बेसिसिटी। और बेसिसिटी क्या होता है, जितना हम लोग को H+ डोनेट करता है। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कोई भी एसिड में अगर H+ जितना भी डोनेट करेगा वही उसका क्या हो जाता है, एन फैक्टर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जितना भी हम लोग लेंगे, जितना टाइप का हम लोग लेंगे यहाँ पे एसिड, देखेंगे उसमें कितना H+ डोनेट किया जा रहा है। जितना H+ डोनेट किया जाएगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। लेकिन हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला से डायरेक्टली हम लोग नहीं बता सकते कितना वो H+ डोनेट कर सकता है। सो हालांकि आप धीरे धीरे जब सीनियर क्लास में चले जाइएगा, जैसे भी 11th में है, धीरे धीरे आप 12th में जाइएगा, आगे चल के BSc वगैरह कीजिएगा, तो आपको धीरे धीरे अपने खुद, जैसे अभी हम बता दिए ना यहाँ पे H3PO3 में कितना होगा, 2 होगा ना कि 3 होगा। तो इस तरह से कैसे आपके माइंड में बैठेगा, तो धीरे धीरे जैसे आप पढ़ने लगिएगा, 11th पढ़िएगा, 12th पढ़िएगा, तो धीरे धीरे आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि वो सारा मॉलिक्यूल आपके दिमाग में बैठ रहेगा पहले से ही। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को उतना टैलेंट नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बना करके देखना पड़ेगा कि कितना वो H+ डोनेट करता है। सो तब देखो यहाँ पे मामला तो फंस गया कि यहाँ पे H3PO3 में हम लोग जैसे देखें यहाँ पे 3H, तो हम लोग समझ गए थे अगर ये 3 गो हाइड्रोजन यहाँ पे मुक्त करेगा, डोनेट करेगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। ये सिर्फ कितना डोनेट करता है, 2 डोनेट करता है। 3 होने के बावजूद भी कितना डोनेट करता है, 2 डोनेट करता है। अब हम लोग को बात आता है यहाँ पे कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे हम लोग को सही से हम लोग क्या होगा, एन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसके जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे और आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे कि हम लोग इसका रीजन जाने कि कैसे आखिर हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारा एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग उसका एन फैक्टर निकालेंगे। सो ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर से। अब देखो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, जैसे आपका एक चैप्टर है, चैप्टर आपका है क्या चीज, केमिकल बॉन्डिंग है। क्या चीज आपका, केमिकल बॉन्डिंग है। ये आपका 11th क्लास में ही चैप्टर है, ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको सही से स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा। बात को समझिए, जब तक आप केमिकल बॉन्डिंग को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कोई भी मॉलिक्यूल का सही स्ट्रक्चर आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बनाने का तरीका यहाँ पे सिखा देता हूँ बिना पढ़े हुए। लेकिन इतना ही मॉलिक्यूल का हम लोग बना पाएंगे जितना हम लोग यहाँ पे पढ़ना है, जितना हम लोग को जरूरत है उतना ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। बाकी तो जो भी हम लोग को पढ़ेंगे, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वहाँ पे हम लोग सारा कुछ हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे कोई भी मॉलिक्यूल को हम लोग वहाँ पे बनाते हैं स्ट्रक्चर्स को। फिलहाल हम लोग को जो भी यहाँ पे कंपाउंड छोटा छोटा जो हम लोग को यूज होगा, जैसे कि H2SO4 हो गया, H3PO3 हो गया, H3PO4 हो गया, तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं H2SO4 का। किसका बात करते हैं, H2SO4 का, ठीक है। अब H2SO4 का बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या रहता है, सेंट्रल एटम को छांटना होता है। और सेंट्रल एटम उसी को छांटते हैं जो हम लोग को एक रहता है यहाँ पे, मतलब कि छोटा। आप इसको अभी कैसे समझा, आपको नहीं समझ में आएगा। चलो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर जो भी रहेगा आपका क्या रहेगा, जो जिसका साइज सबसे बड़ा रहता है, क्या रहता है, जिसका साइज सबसे बड़ा रहता है उसी को हम लोग क्या लेते हैं, सेंट्रल आइटम छांटते हैं। कैसे समझे कि जो भी आइटम को साइज हम लोग का बड़ा रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल आइटम छांटते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सबसे बड़ा कौन है आपका, तो सल्फर है। अब सल्फर है भैया, तो सल्फर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल आइटम छांटना पड़ता है, ठीक है। अब सेंट्रल आइटम छांटे किसको, तो सल्फर को। तो चलो सल्फर यहाँ पे छाप दिए। अब हम लोग को पता होगा कि सल्फर को अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि जैसे हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या फिर इसको जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना लिखते थे आप, सल्फर का कितना होता है जी, तो 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसको क्लासीफाई करेंगे तो 2, 8 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2, 8, 6 हो जाएगा। इतना ही होगा 16 इसका। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका वैलेंसी कितना होता है, तो 6 होता है। कितना होता है हम लोग को, 6 होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एस सल्फर का जो हम लोग को होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है आपका, 6 होता है। तो 6 होता है मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो चलो 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
6 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन था, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखा दिए। ये डॉट डॉट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ना है। तो जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही डीपली यहाँ पे बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग को उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हम लोग को काम बन जाए, बात समझ में। तो देखो कोई भी हम लोग को यहाँ पे बात करेंगे कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल, उसका हम लोग कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उनमें से देखेंगे किसका साइज सबसे बड़ा है। तो साइज किसका बड़ा होता है, सल्फर का। तो सल्फर यहाँ पे छाट दिए। और ऐसा भी देखा जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा उसमें सबसे कम जो एटम्स रहेंगे उसी को सेंट्रल एटम मान के चल जाया जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सल्फर के था, एगो, हाइड्रोजन कितना था, 2 गो, ऑक्सीजन कितना था, 4 गो, तो सबसे कम कौन था, सल्फर। तो सल्फर को हम लोग सेंट्रल एटम लेकर के चलते हैं, बात समझ में। तो ये कभी कभी फेल भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम लोग पढ़ेंगे डीपली बाद में, लेकिन अभी काम चलाने के लिए ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसका सल्फर का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप समझते हैं यहाँ पे 6 होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सल्फर आपका हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, सल्फर आपका किसके साथ बनाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ भी आपका बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे आपको जो समझने वाली बात है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो क्या चीज आपको समझना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि जब भी आपका फास्फोरस, देखो एक चीज आप समझ लेना, जब भी आपका स्ट्रक्चर फास्फोरस या फिर आपका सल्फर दिखाई देगा सेंट्रल एटम में, जब भी हम लोग को फास्फोरस या फिर हम लोग को क्या चीज रहेगा, सल्फर रहेगा, तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये आपको क्या चीज, जब भी आपको सल्फर और फास्फोरस दिखेगा तो ये दोनों क्या करता है, आपस में क्या करता है, एगो क्या चीज यहाँ पे बात करेगा। जब भी हम लोग को सल्फर और फास्फोरस का मॉलिक्यूल दिखेगा वहां पे हम लोग देखेंगे अगर सल्फर और फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन भी लगा हुआ है तो ये दोनों क्या करता है, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ अपने साथ जोड़ता ही जोड़ता है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ, क्या चीज साथ, तो डबल बॉन्ड के साथ जोड़ता है, क्या करता है, जोड़ता है। अब यहाँ पे समझिए कि जब भी फास्फोरस या सल्फर दिखेगा आपको कोई भी मॉलिक्यूल में और उसके साथ अगर ऑक्सीजन भी दिखा तो वो क्या करता है, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ वो जोड़ लेता है पहले ही, किसी को वो नहीं देखेगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा, अगर सल्फर या फिर आपका फास्फोरस के साथ अगर कहीं आपका ऑक्सीजन आइटम भी दिखा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो डबल बॉन्ड बनाएगा तो सबसे पहले आप समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे देख रहा है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या बना देगा, वो बॉन्ड बना देगा, क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा और डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो बना लिया एगो। अभी तक देख रहे हैं सल्फर एगो था तो एगो सल्फर हम लोग लिख लिए, ये खत्म हो गया। ऑक्सीजन कितना था, 4 गो था, 4 गो में हम लोग एगो दिखा दिए। अभी किसके कितना बचा है आपका, 3 गो बचा है। तो अभी क्या करेंगे, तीनों, देखो अभी तक हम लोग को ये पता नहीं कि कितना वो डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर कितना सिंगल बॉन्ड बनाएगा सो, लेकिन हम लोग एक चीज जानते हैं, खाली ये यूनिवर्सल रहता है, हमेशा सही होता है कि अगर फास्फोरस या फिर सल्फर आपका सेंट्रल एटम में दिखेगा और वहां पे अगर यदि आपका ऑक्सीजन भी दिख रहा है तो ऑक्सीजन को, वो एक ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड वो पहले बना ही लेता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट वाला जो ऑक्सीजन रहेगा एटम उसके साथ वो डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। लेकिन एक के साथ का तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, अदरवाइज वहां आगे वाला को देखना पड़ेगा कंडीशन के उसमें सही बना पा रहा है या फिर नहीं बना पा रहा है, तो उसमें बना भी सकता है नहीं भी बना सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इसमें 4 ऑक्सीजन था, सल्फर था, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ एक तो डबल बॉन्ड बना लिया भैया। अभी आपके पास कितना बचा है, 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो 3 को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो यहाँ पर एक ऑक्सीजन को बना देते हैं, एक ऑक्सीजन को यहाँ पे बना देते हैं, और उसी तरह से आप कहीं भी एक ऑक्सीजन को और बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन को हम लोग छाप लेते हैं। अभी हम लोग मान के चलो कि एक बॉन्ड तो हम लोग जान रहे हैं वो तो बनाएगा ही बनाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो हम लोग समझ गए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था, तीनों को हम लोग एक ऑक्सीजन बना दिए। अब एक चीज और यहाँ पे लिख देते हैं कंसेप्ट, अगर यदि आपका मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा, क्या चीज रहेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर आपको दिखेगा, क्या चीज दिखेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर दिखेगा कोई भी मॉलिक्यूल में, तो आप क्या करिएगा, हाइड्रोजन जो रहेगा, क्या चीज, हाइड्रोजन क्या रहेगा, हमेशा क्या चीज करेगा, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही क्या करता है, तो बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है, बॉन्ड बनाना चाहता है। यहां पे बात को समझिएगा, हम लोग ये चीज यहाँ पे देखें, फास्फोरस और सल्फर रहेगा तो वो तो एक तो
अपने में हड़प लेगा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को। उसके बाद देख रहे हैं अगर यदि कोई भी मॉलिक्यूल में आपका ऑक्सीजन भी दिख रहा है और हाइड्रोजन भी दिख रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ना पसंद करेगा, तो जहां हम लोग को ऑक्सीजन रहेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ ही जाकर के बॉन्ड बनाना पसंद करता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाना पसंद करता है। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग को ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिख रहा है तीन, ये इसमें साथ तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें हम लोग हाइड्रोजन जोड़ना चाहें तो ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड हो जाएगा? 3 बॉन्ड, लेकिन वो 3 बॉन्ड बनाता नहीं है, वो तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पहले है अस्टेबल है, अस्टेबल हम लोग को यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिंगल 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 बना रखे हैं अभी फिलहाल। तो हम लोग के पास कितना यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है जी? तो अभी देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है? 2 गो। तो इसका मतलब हम लोग जान गए कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखा तो वो क्या कहेगा? ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ना चाहेगा हाइड्रोजन। तो ये हम लोग अगर समझ गए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग को क्या करेगा, मान के चलो इसके साथ जोड़ दिए हम लोग को क्या चीज? हाइड्रोजन जोड़ दिए, इसके साथ क्या कर दिए? हाइड्रोजन जोड़ दिए। अभी तक हम लोग देखे हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। देखो ऑक्सीजन के साथ 1 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना चुका है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड, एक इधर से एक इधर से, 2 बॉन्ड बना चुका है। इसमें बात करेंगे यहाँ पे 1 बॉन्ड, यहाँ पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना चुका है। अब रही बात आपका सल्फर भी खत्म हो गया, आपका हाइड्रोजन भी खत्म हो गया। अब आपके पास जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन कितना था? 4 गो, 1 2 3 4, चारों ऑक्सीजन बना दिए, लेकिन अभी तक बैलेंस उसको नहीं किए, क्योंकि देखो ये ऑक्सीजन 2 गो डबल बॉन्ड से अस्टेबल है, ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाया है, ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बना लिया। लेकिन इसका बात करेंगे, इस ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन अभी तक कितना बॉन्ड बनाया है? 1 बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन हमेशा चाहता है 2 बॉन्ड वो बनाने का लिए हैं, तो बनाना चाहता है। अब इसके साथ कुछ तो जुड़ नहीं सकता, अगर हाइड्रोजन एक और रहता तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है। अभी भी देख रहे हैं इसके पास एक आपका क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसी वजह से ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ताकि ऑक्सीजन भी क्या कर ले? स्टेबल हो जाए। अभी हम लोग देखते हैं सल्फर भी स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी क्या हो गया? यहाँ पे स्टेबल हो गया। तो आपका जो मेन जो स्ट्रक्चर बनता है H2SO4 का, तो देखो सल्फर 1 गो, हाइड्रोजन कितना है? 2 गो, ऑक्सीजन देखो कितना हो गया? 4 गो। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग को बात करना है कितना बेसिसिटी इसका होगा या फिर कितना H+ वो डोनेट करता है। तो हमेशा याद रखना, जो हाइड्रोजन मुक्त करेगा, जब भी हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए? H+ डोनेट को बात करेंगे। कहाँ पे आप बात करेंगे? H+ डोनेट का जब भी बात करेंगे तो H+ डोनेट कहाँ से करता है? तो ये हमेशा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या करता है? तो हाइड्रोजन H+ मुक्त करता है या फिर H+ डोनेट करता है। ठीक है, देखो ये सारा जो पॉइंट बता रहे हैं ये सारा कोई नहीं बताता है, समझा? तो इससे चलते आप इसको जितना भी अभी तक बताएं सभी को नोट करते जाइएगा अपना नोट कॉपी में, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत हो, क्योंकि मैं तभी मिटाते चला जाऊंगा। आपका तो वीडियो यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, तो आप उसको पीछे करके भी आप वो चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक आपको क्या बताएं कि ये दोनों समझ गए थे कि जब भी कोई मॉलिक्यूल में फास्फोरस या फिर सल्फर रहेगा, वो आपस में क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ अगर दिख रहा है तो उसको एक तो ऑक्सीजन को अपने साथ डबल बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। बाकी बात जो ऑक्सीजन रहेगा उन लोग को डिसाइड करेगा अपना वहां पे देखने के बाद कि वो डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें डबल बॉन्ड नहीं बनाया, कितना बनाया? सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखते हुए फिर यहाँ पे पता चला कि नहीं ये कितना बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा और सल्फर के साथ ही, ठीक है। तो ये डिसाइड नहीं करता, एक ही डिसाइड कर पाता है वहां पे कि हाँ फिक्स है कि एक तो हम लोग को बनाएगा ही बनाएगा। उसके बाद कर रहे थे कि अगर ऑक्सीजन भी दिखा और हम लोग को हाइड्रोजन भी दिख रहा है कोई मॉलिक्यूल में, तो हम लोग को क्या करना है? तो हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा ये चाहता है कि अगर ऑक्सीजन कहीं पे दिखा तो वो ऑक्सीजन के साथ ही वो क्या करता है? बॉन्ड बनाने के लिए कोशिश करता है। अगर वहां पे मान के चलो हाइड्रोजन 3 गो है और ऑक्सीजन 2 गो है, तो वो क्या करेगा? 2 गो ऑक्सीजन को मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और एक हाइड्रोजन के पास तो अब कोई चांस नहीं, तब वो क्या करेगा? जाके सेंट्रल एटम के साथ वो बॉन्ड बना लेगा। लेकिन अगर यदि आपको दिख रहा है वहां पे मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, तो हाइड्रोजन हमेशा कोशिश ये करता है कि वो ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। पहले वहां पे सेंट्रल एटम के साथ नहीं जुड़ेगा, पहले किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम लोग ये स्ट्रक्चर तो हम लोग बना लिया, अब ठीक है, किसी तरह से हम लोग स्ट्रक्चर तो हम लोग बना लिया। अब हम लोग को यहाँ पे डिसाइड क्या करना, हम लोग स्ट्रक्चर क्यों बनाने गए थे? हम लोग इसलिए बनाने गए थे ताकि हम लोग को पता चल सके कि वो मॉलिक्यूल हम लोग को कितना H+ डोनेट करता है। तो H+ डोनेट हम लोग को कहां से करता है वो सबसे पहले समझिए। H+ डोनेट कहां से करता है? तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन रहता है वही क्या करता है? H+ मुक्त करता है।
जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है वहीं से क्या करता है, वो हाइड्रोजन H+ डोनेट कर सकता है। अदर हम लोग को क्या रहेगा, अगर हम लोग को जो H रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, वो अगर हम लोग को सेंट्रल एटम के साथ अगर जुड़ा रहता, कनेक्ट रहता, तो वहां से हम लोग हाइड्रोजन निकाल नहीं सकते हैं। हाइड्रोजन हम लोग वहीं से निकाल सकते हैं जहां से हम लोग ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ा हुआ रहेगा। बात समझ में आया? तो ऑक्सीजन के साथ जहां भी हम लोग का हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा वो H+ हम लोग को डोनेट कर सकता है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, यहाँ पे अब अगर आप पता करेंगे तो कितना H+ डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये जो दो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, यही दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा, तो H+ डोनेट करेगा। तो इसीलिए समझ गए कि ये वाला अगर कंपाउंड का बात करेंगे तो यहाँ पे कितना H+ डोनेट करेगा, तो 2 H+ डोनेट करेगा हम लोग को। तो इसी चलते हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का कितना हो जाएगा बेसिसिटी, या फिर H+ कितना डोनेट करेगा, या फिर N फैक्टर कितना हो जाएगा। तो आप कितना बोलेंगे, 2। कितना बोलेंगे, 2 हो जाएगा इसका बेसिसिटी, या फिर H+ डोनेट करेगा, या फिर यहाँ पे देखेंगे N फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो ये रहा बात आपका कितना किसका हो गया, H2SO4 का। अगर यदि अभी भी आपको नहीं समझ में आया है कि कैसे स्ट्रक्चर बनाए, तो आप प्लीज क्या कीजिए, वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से लेक्चर को देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एक एक करके एक एक पॉइंट आपको समझ में आ सकेगा। क्योंकि देखो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही नया टर्म को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ऐसा चीज हम लोग पहले कभी यूज नहीं कर पाए हैं, 9th 10th कहीं भी नहीं। तो हम लोग ये चीज, और ये पढ़ना भी कहाँ हम लोग को, केमिकल बॉन्डिंग में। तो वहां पे जब पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, सभी का रूल पढ़ेंगे वहां पे, तब हम लोग को बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको जो जितना भी बात बोल रहे हैं, एक एक लाइन जो बोल रहे हैं, उसको अच्छा से आपको सुनना पड़ेगा। तो इसी चलते अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप कोशिश कीजिए फिर से इसको देखने का, तो आपको दोबारा देखने से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। एक तो एग्जांपल हम लोग लिखे और यहां से हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग मान के चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और फिर से हम लोग यहां पे बात करते हैं किसका, तो यहां पे बात करते हैं हम लोग किसका, तो बात करेंगे हम लोग दूसरा एग्जांपल का। दूसरा एग्जांपल का बात करेंगे किसका, तो मान के चलो यहाँ पे हम लोग बात करें किसका, तो H3PO4 का बात करें। किसका बात कर रहे हैं, H3PO4 का। तो अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग सेंट्रल एटम जो होगा वो सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सेंट्रल एटम हो जाएगा फास्फोरस। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और फास्फोरस में सबसे बड़ा आपका जो एटम है वो कौन सा है, फास्फोरस है। और ऐसे भी देख रहे हैं जिसका कम संख्या रहेगा वही आपका क्या बनता है, सेंट्रल एटम बनता है। तो यहाँ पे 3 गो, यहाँ पे 4 गो, यार ये अकेला, तो मतलब कि फास्फोरस आपका क्या बन जाएगा, सेंट्रल एटम बन जाएगा। देखिए फिर से आप कोशिश कीजिएगा इसको भी समझने का। तो हम लोग फास्फोरस को क्या किए, सेंट्रल एटम बना दिए। अब हम लोग जानते हैं फास्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो 15 होता है। कितना होता है, 15। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम लोग को क्या होता है, तो 2, 8 और 5 होता है। कितना होता है, 2 और 8, 5। और हम लोग देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो इसका मतलब ये इसका कितना हो जाएगा, 5 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। तो 2, 2, 4 और 1 क्या हो गया हम लोग को, 5 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखा लिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग कंडीशन जानते थे कि अगर फास्फोरस और सल्फर के में अगर जो भी हम लोग को मॉलिक्यूल रहेगा, अगर वहां पे हम लोग को कहीं गलती से एक भी ऑक्सीजन दिखा तो क्या करता है वो, एक तो मतलब डबल बॉन्ड तो वो आपस में बनाता ही बनाता है। अब यहाँ पे देखिए कि H3PO4 में क्या यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, हाँ जरूर दिख रहा है। तो ऑक्सीजन दिख रहा है तो ये आंख बंद के क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्टली वो क्या कर देगा, तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को जोड़ लेगा। एगो कितना जोड़ेगा वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन इतना जानते हैं कि अगर फास्फोरस या फिर सल्फर के साथ अगर एक भी ऑक्सीजन दिखा तो वो आपस में डबल बॉन्ड एक तो जरूर बनाएगा। तो हम लोग यहां पर क्या किए अभी तक, तो डबल बॉन्ड के साथ इसको जोड़ दिए। अब रही बात आगे क्या करेंगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जितना भी ऑक्सीजन बच गया उसको हम लोग सिंगल के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी कितना ऑक्सीजन बचा है, 3 गो ऑक्सीजन अभी भी बचा है। तो चलो यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन। तो अभी देखो तीनों को हम लोग एक देखो यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है बाद में स्ट्रक्चर बनाते बनाते कि क्या वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा या फिर सिंगल बॉन्ड में वो रह जाएगा, तो वो बाद में डिसाइड होता है। तो इसी चलते सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे ऑक्सीजन को क्या करने का, तो जितना ऑक्सीजन रहेगा उसको सिंगल बॉन्ड के साथ हम लोग पहले जोड़ लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन सारा खत्म हो चुका है, एक यहाँ मतलब 4 गो ऑक्सीजन था, चारों हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को बात आता है किसका, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन को आपको बोले कि अगर हम लोग को कोई भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखेगा तो हाइड्रोजन वहीं जाके जुड़ता है जहां आपका ऑक्सीजन रहेगा। तो ऑक्सीजन रहेगा जहां पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना भी बचा हुआ है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे जो था, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितना है, 3 गो। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, तो बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा।
अब यहाँ पे देख सकते हैं सारा एटम कंप्लीट हो गया और सभी स्टेबल है। फास्फोरस को यहाँ पे देख रहे थे 5 बॉन्ड यहाँ पे बना चुका है। कितना बनाया देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना चुका है। ऑक्सीजन को देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड बना चुका है। ऑक्सीजन को देखो 2 बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड बनाया है। तो ये हम लोग को कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया किसका, H3PO4 का। अब यहाँ पर आपको बताना है कि बताओ कितना H+ ये डोनेट करेगा। तो आपको पहले ही पता चल गया कि H+ कहां से डोनेट करता है, जो हाइड्रोजन हम लोग को ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है वही हाइड्रोजन क्या करता है, H+ डोनेट करता है। यहां पे देखिए कितना हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप बोलेंगे यहां पे देखिए ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका जो बेसिसिटी हो जाएगा या फिर जो H+ डोनेट करेगा वो कितना करेगा, 3 डोनेट करेगा। तो इसका कहने का मतलब समझ गए हम लोग, क्या समझे, तो हम लोग ये समझे कि जो H3PO4 जो रहेगा, क्या चीज, H3PO4 जो रहेगा ये कितना H+ डोनेट करेगा, तो 3 डोनेट करेगा। और यहाँ पे देखिए 3 था तो इसी चलते 3 भी हो गया। अब देखिए धीरे धीरे गलत होना स्टार्ट होगा, किसमें, H3PO4 का। अभी तक आपको क्या समझ में आया होगा कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अभी तक 2 स्ट्रक्चर सीख चुके हैं, एक किसका, H3PO4 का, एक हम लोग सीखे H2SO4 का। वहां पे हम लोग ये भी समझे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और वहां से ये भी समझे कि हम लोग को कितना H+ डोनेट किया जा सकता है, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आया। चलो तो अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे H3PO3 का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, तो यहाँ पे बात करेंगे H3PO3 का बात करेंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो H3PO3 का देखेंगे तो चलो यही स्ट्रक्चर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यही स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले देखिए क्या क्या करेंगे। सो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे देखो H3PO3 में, तो H3PO3 में देखो कि फास्फोरस दिखा, फास्फोरस लिख दिए। फास्फोरस में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 गो, तो 2 गो, 2 4 गो और 1 5 गो दिखा दिए। अब चलो इसको भी मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छा तरीका समझ में आएगा। चलो तो यहाँ पे देखें हम लोग फास्फोरस था, फास्फोरस को दिखा दिए। फास्फोरस में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 होता है। चलो 5 गो यहाँ पे दिखा दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन भी दिखा, इसका मतलब वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ एक तो डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। अभी आपके पास कितना ऑक्सीजन बचा है, 2 ऑक्सीजन अभी भी बचा है। चलो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग छाप दिए। अब ऑक्सीजन हो गया खत्म। अभी आपके पास क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो बचा हुआ है, हाइड्रोजन का केस आपको क्या बताया गया था कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हाइड्रोजन को किसके साथ जोड़ा जाए, तो ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाए। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3 गो, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन। आप यहाँ तक जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये तो पहले से यहाँ स्टेबल है 2 बॉन्ड बना करके, तो इसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ हम लोग करने नहीं जाएंगे। छेड़छाड़ करेंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है, 3 गो, और ऑक्सीजन कितना है आपके पास, तो 2 ही है। तो आप तो इतना जान गए कि यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ देंगे। लेकिन अब दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत ये हुआ कि आपके पास अभी कितना हाइड्रोजन था, 3 गो, और ऑक्सीजन कितना बचा हुआ था, 2 गो। तो 2 ही हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के साथ जोड़ सकते हैं। तो अभी भी आपके पास कितना हाइड्रोजन बच गया, 1 हाइड्रोजन आपके पास बच गया। तो अब आप क्या करेंगे, तो 1 हाइड्रोजन बच गया तो आप किसके साथ जोड़ेंगे, तो कहीं कोई चारा नहीं है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल जो आपका इलेक्ट्रॉन था उसके साथ आपका क्या कर देगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। किसके साथ, तो सेंट्रल आइटम के साथ। किसके साथ, सेंट्रल आइटम के साथ वो क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। अब रही बात कि अगर यदि आप स्ट्रक्चर बना दिए, देखो आप ऑक्सीजन कितना था, 3 गो, तीनों हम लोग दिखा दिए। ऑक्सीजन में देखो तीनों डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पे देख रहे 2 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितना था, 3 गो, तो देखो यहाँ पे 3 गो हाइड्रोजन भी जोड़ दिए। तीनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। मतलब H3PO3 का हम लोग स्ट्रक्चर पहले से बना चुके हैं। अब हम लोग जब बना लिए हैं तो आपको ये यहाँ पे हम लोग करना है। स्ट्रक्चर तो हम लोग नहीं बनाने आए थे, हम लोग बनाने इसलिए आए थे क्योंकि हम लोग यहाँ पे जरूरत क्या था, तो हम लोग को जरूरत है यहाँ पे कितना H+ वो डोनेट कर सकता है। तो अब आपके साथ ही क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि आप बताइए कि H3PO3 का क्वेश्चन में, उसका स्ट्रक्चर्स में आप देख करके बताइए कितना वो H+ डोनेट करेंगे। तो आपके माइंड में यही घूम रहा होगा बार बार कि आपने ये बताया कि H+ वही से डोनेट करेगा जहां से ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा वही हाइड्रोजन क्या करता है, H+ रिमूव करता है या फिर H+ डोनेट करता है। तो अभी आपके पास कितना समझ में आ रहा है, तो यहां पे देखो ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है,
सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि क्या आपका फास्फोरस, क्या ऑक्सीजन है, क्या नहीं है। तो जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा ही नहीं है, मतलब ये H+ डोनेट करेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, मतलब निकला लेगा। अब यहाँ पे देखो ये जो दोनों हाइड्रोजन जो दिख रहा है, ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि H3PO3 का जो क्वेश्चन रहता है, जो स्ट्रक्चर रहता है, इसमें हम लोग जो देखते हैं वो कितना H+ डोनेट कर सकता है, सिर्फ 2 ही कर सकता है, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका मतलब समझ गए यहाँ पे कितना H+ डोनेट करेगा, 2 को। तो इसका मतलब हम लोग ये भी समझ गए यहाँ पे कि अगर यदि यहाँ पे देखेंगे H3PO3 का, तो इसका अगर बेसिसिटी का बात करते हैं या फिर एन फैक्टर का बात करते हैं, तो इसमें हम लोग को क्या हो जाता है, तो 2 हो जाता है। तो देखो अभी गलत हो गया ना, आपको कहना क्या था कि H3PO3 में यहाँ पे देख रहे हैं 3 को हाइड्रोजन, तो आपको यहाँ पे 3 लिखना था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो आपको रीजन पता चल गया होगा कि क्यों वहां पे रिमूव नहीं होता है। वो कहां से डोनेट करता है, तो जहां से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है हाइड्रोजन, तो वहीं से वो डोनेट कर पाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं H3PO3 में भले यहाँ 3 को हाइड्रोजन दिख रहा है, तो क्या तीनों रिमूव हो पा रहा है, क्या नहीं। ये हम लोग को डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है सेंट्रल एटम से, तो ये रिमूव नहीं हो पाता है। हम लोग को रिमूव कहां से होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला से। तो ऑक्सीजन कितना जुड़ा हुआ था, 2 ही हाइड्रोजन जुड़ा था, इसी चलते H3PO3 में कितना हाइड्रोजन वो रिमूव करेगा, सिर्फ 2 को। तो इसका मतलब समझ गए कि इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2, या फिर इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। बात समझ में आए? तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना बना के हम लोग क्या करते हैं, सारा कुछ को यहाँ पे निकालते हैं कि कौन कितना डोनेट करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी एसिड दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, तो पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि कौन सा हम लोग को हाइड्रोजन वहां से रिमूव करेगा। तो जो हम लोग वहां पे डोनेट करेगा हाइड्रोजन, वही हम लोग को क्या हो जाता है, नंबर ऑफ H+ डोनेट जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं, और बेसिसिटी की संख्या वही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले कोई भी एसिड रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो उसको लिखेंगे कि कैसे कैसे उसका हम लोग वहां पे क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, या फिर कैसे उसका स्ट्रक्चर बना करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कितना H+ वो डोनेट करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, एसिड के लिए हम लोग तो पता चल गया कि अगर हम लोग को रैंडमली कोई भी एसिड दिया गया है, अभी तो 3 ही एग्जांपल लेकर के आपको बताएं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसी वजह से। तो आपको अगर कोई भी रैंडमली कोई भी एग्जांपल दे देकर के आप उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। आपको शर्त यही है कि यहाँ पे जो अब हम लोग डायरेक्टली जो एगो सिंगल मतलब डबल बॉन्ड के साथ जो हम लोग डाल देते थे, वो हम लोग को डबल बॉन्ड तभी जोड़ेंगे जब हम लोग को फास्फोरस और सल्फर रहेगा, तभी हम लोग आंख मूंद करके क्या करेंगे, तो डबल बॉन्ड के साथ एक मतलब ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। अगर यदि आपको सल्फर और फास्फोरस के अलावा कोई आइटम रहेगा तो वहां पे डायरेक्टली आप डबल बॉन्ड नहीं जोड़ सकते हैं, बस समझ में आया? तो वहां हम लोग देखेंगे कि कंडीशन के अनुसार कि सही में वो बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। लेकिन जहां फास्फोरस और सल्फर दिखा, वो डायरेक्टली आंख मूंद करके अगर ऑक्सीजन दिख रहा है वहां पे उन लोग के साथ, तो एक ऑक्सीजन उसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद करते हैं। जैसे मान के चलो अभी यहाँ पे सल्फर की जगह में नाइट्रोजन रह जाता, तो नाइट्रोजन को डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड से वहां पे जोड़ नहीं सकते हैं। रीजन यही है कि हम लोग को कंडीशन यही कि जब हम लोग को फास्फोरस और सल्फर दिखेगा तभी हम लोग डायरेक्टली आंख मूंद करके वहां पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे। लेकिन उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसी चलते वहां पे आप डबल बॉन्ड जल्दी डोनेट मतलब कि जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बाकी बात जितना भी स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां बहुत सारा स्ट्रक्चर देखेंगे। बात समझ में आए? इनऑर्गेनिक जितना भी हम लोग को कंपाउंड रहेगा उसको सारा को वहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो सीख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे चलते हैं। इसको हम लोग मिटा करके हम लोग चलते हैं बेस के लिए। क्या चीज बात करते हैं हम लोग, बेस के लिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ये सारा चीज लिख लीजिएगा, ठीक ना, हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। आप वीडियो को क्या कीजिएगा, तो पीछे कर करके आप वहाँ पे लिख लीजिएगा कि क्या क्या पॉइंट लिखे थे और कैसे कैसे लिखे थे। आपको लिखना है तो वहाँ पे आप हिंदी में लिख सकते हैं अपना नोट कॉपी में, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। तो समझने के लिए आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अपना नोट कॉपी में, क्योंकि अगर आप इंग्लिश भी लिख लेते हैं तो इंग्लिश आपको समझ में आवे या ना आवे वो अलग मैटर है। इसी चलते आप जिस भी लैंग्वेज में आप समझते हैं वो सारे कंसेप्ट को आप उस लैंग्वेज में लिखने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जैसे एसिड के लिए जान गए कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास तो आप निकाल लेंगे, कुछ भी दे देता, जैसे H2SO4 दे दिया था, ठीक है, तो इसका क्या नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो यहाँ पे सभी का निकाल सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया, दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास तो हम लोग आराम से निकालेंगे। दिक्कत हम लोग को होता था किसके लिए, एन फैक्टर निकालने के लिए। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन देखे कि कैसे हम लोग एसिड के लिए देखेंगे, बेस के लिए क्या देखेंगे, साल्ट के लिए। तो वहां से हम लोग देखे एसिड के लिए कैसे निकालेंगे वो हम लोग देख चुके हैं। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो किसके लिए, बेस के लिए बात करने जा रहे हैं। किसके लिए बात करेंगे, बेस के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, तो फॉर बेस।
तो अगर हम लोग को बेस दिया रहेगा तो बेस में हम लोग क्या करते हैं, तो बेस में वही हम लोग देखते हैं कि कितना उसका हम लोग को क्या चलेगा, एसिडिटी या फिर एन फैक्टर उसका कितना होगा। तो कोई भी बेस रहेगा तो बेस में हम लोग देखते हैं कि वो बेस कितना OH माइनस हम लोग को डोनेट करता है। तो इसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होता है, ये डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में ही देख करके पता कर लेते हैं कि वो कितना हम लोग को OH माइनस डोनेट करेगा। जैसे कि आप बात कीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मान के चलो MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे, इसमें डायरेक्टली हम लोग को स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होता है, स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसके लिए बनाते हैं, एसिड के लिए, क्योंकि एसिड हम लोग को धोखेबाज रहता है, ठीक ना। बाकी यहाँ पे देखिए अगर हम लोग साल्ट की बात करेंगे तो साल्ट में हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना OH है, तो OH है 2 को, इसका मतलब समझ गए यहाँ पे OH माइनस कितना डोनेट करेगा जी, 2 को डोनेट करेगा। मतलब इसमें समझ गया कि जो एन फैक्टर होगा वो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। बस आराम है इसमें, ठीक है ना। जो दिक्कत होता है वो किसके लिए होता है, एसिड के लिए, बाकी बेस के लिए दिक्कत नहीं होता है। जैसे मान के चलो अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देते हैं NaOH, तो आप बताओ इसमें कितना OH है, एक OH है, इसका मतलब समझ गए कि यहाँ पे जो एन फैक्टर होगा वो एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, खत्म कहानी। इसी चलते हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी देख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, AlOH का होल 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बता कितना यहाँ पे OH है, 3 गो है, तो OH 3 गो है, तो इसका मतलब समझ गया कि यहाँ पे जो एन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब कि जो बेस होता है, बेस में कितना होता है कि कितना बेस OH माइनस डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में देख करके ही हम लोग क्या करते हैं, उसका लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखिएगा, अगर इसका रीजन लिखना चाहे, मतलब कि कोई भी अगर आप हिंदी चाहे इंग्लिश में जो भी लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा कि जो कितना हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि OH माइनस कितना डोनेट करेगा, कितना डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो बस एन फैक्टर निकालेंगे कैसे, तो आप एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी दे दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान के चले MgOH का होल ट्वाइस, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में, ठीक है। तो इतना ही आपको लिखना है, आप यहाँ पे समझ जाइएगा। अब चलते हैं, हम लोग बेस के लिए समझ गए, एसिड के लिए समझ गए, तो अब हम लोग बात करते हैं साल्ट के लिए। किसके लिए बात करते हैं, तो साल्ट के लिए, लवण के लिए, ठीक है ना। चलो तब फॉर साल्ट, अगर हम लोग साल्ट की बात करते हैं तो साल्ट हम लोग को क्या होता है, तो एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, तो मान के चलो NaCl हो गया, ये हम लोग को नमक है, ये हम लोग को क्या है, लवण है, ये हम लोग को साल्ट है, ये हम लोग को समझ में आ गया। तो साल्ट में हम लोग देखते हैं कि किससे हम लोग उसको निकाल पाएंगे कि उसमें कितना एन फैक्टर होगा। सो अब देखो जो हम लोग को यहाँ पे देखते हैं एन फैक्टर, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या चाहिए कि जो इसका एन फैक्टर जो लिखते हैं वो एन फैक्टर कैसे डिसाइड होता है, तो एन फैक्टर में यहाँ पे देखते हैं टोटल, क्या चीज देखते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन, किस में देखेंगे, तो क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन कटायन, ऑन कटायन और अनायन, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज को हम लोग देखते हैं किस पर, तो कटायन पर या फिर अनायन पर, किसी एक पर भी देखेंगे, क्योंकि दोनों में हम लोग को चार्ज सेम रहता है। जैसे कि आप बात करेंगे, किसका बात कर रहे थे यहाँ पे, NaCl का, चलो यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि नोट्स बना रहे हैं आप, तो थोड़ा अच्छा आपको भी लगना चाहिए। चलो फॉर साल्ट के लिए हम लोग देखें कि एन फैक्टर उसको कैसे निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज हम लोग देखते हैं किस पे, तो कटायन पे और अनायन पे। जैसे कि मान के चलो कोई भी साल्ट आप एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं NaCl देख लिए, तो यहाँ पे देखो NaCl की बात करेगा तो किस में टूटता है जी, Na प्लस पे, और ये किस में टूटता है, Cl माइनस में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Na प्लस के ऊपर भी चार्ज देख रहे हैं तो कितना है, एगो है। अगर Cl माइनस के भी ऊपर चार्ज देखेंगे तो कितना माइनस है, तो 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना है, तो ऐसा नहीं कि एक और एक जोड़ दीजिएगा, किसी एक पर हम लोग को देखना है, या तो फिर आप कटायन पे देखिए या फिर आप किस पे देखिए, अनायन पे। तो अगर कटायन पे देख रहे हैं तो कितना H प्लस हम लोग, मतलब कि कितना हम लोग को पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 है। अगर Cl माइनस में देख रहे हैं तो कितना नेगेटिव चार्ज है, तो 1 है। तो इसका मतलब है कि NaCl का जो एन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब मान के चलो इसको हटा करके और कुछ और हम लोग लिख लेते हैं, जैसे मान के चलो AgCl3 लिख देते हैं, क्या चले AlCl3 ले लेते हैं, क्या चले लेते हैं AlCl3 ले लेते हैं, ठीक है।
अब इसका बात करो कि एल्युमिनियम क्लोराइड का जो रहता है इसमें हम लोग को कितना n फैक्टर होगा, तो इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा Al, और एल्युमिनियम के पास कितना होता है तो 3 पॉजिटिव रहता है, और अगर हम लोग को यहाँ पे क्लोरीन को जुड़ेंगे तो क्लोरीन के ऊपर कितना होता है माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे एक क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो अगर हम लोग को 3 को यहाँ पे क्लोरीन है तो 3 बार हो जाएगा हम लोग को Cl-। तो अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर देखेगा चार्ज तो कितना है तो 3 को पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर देखेगा तो यहाँ पे देखेगा 1 तो नेगेटिव चार्ज है तो वो 1 के लिए, लेकिन हम लोग को काच बात की थी टोटल नंबर ऑफ चार्ज देखे थे, देखो तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन कटायन और अनायन, तो यहाँ पे देख रहे हैं कटायन के ऊपर टोटल चार्ज कितना है 3 गो, अनायन के ऊपर 1 है, लेकिन कितना अनायन था आपका 3 गो नेगेटिव चार्ज वाला था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गो, 1 के लिए 1 गो माइनस, तो 3 गो क्लोरीन के लिए कितना हो जाएगा तो 3 गो माइनस, तो इसका मतलब समझ गए यहाँ पे 3 गो माइनस है। तो आप अगर यदि आप पॉजिटिव को देखिए या फिर आप नेगेटिव को देखिए तो टोटल नंबर ऑफ आपका कितना हो गया, तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो इसका मतलब समझ गए कि जो एल्युमिनियम क्लोराइड होगा इसका जो आपका हो जाएगा क्या चीज तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, इनका अगर n फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी साल्ट अगर हम लोग को दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बता सकते हैं कि वो उसका मतलब कि कितना हो सकता है n फैक्टर्स हो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन था हम लोग को एसिड के लिए, बेस के लिए और साल्ट के लिए। तो उम्मीद है कि आपको तीनों टर्म समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं n फैक्टर्स हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मान के चलो अभी साल्ट ही दिया था AlCl3, तो उसका हम लोग कैसे यहाँ पे निकालेंगे उसका मोलिकुलर मतलब कि उसका इक्विवेलेंट मास, तो कैसे निकालते हैं। चलो सबसे पहले आपको समझ में आ गया ना कि एसिड के लिए कैसे निकालते हैं, बेस के लिए कैसे करते हैं, साल्ट के लिए कैसे निकालते हैं, n फैक्टर आपको समझ में आ गया। चलो अब सभी को मिटा देते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि हम लोग इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालते हैं। तो मान के चलो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए, ठीक है। यहाँ पे करना हम लोग को कैलकुलेट या फिर फाइंड आउट यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, चलो फाइंड आउट, क्या हम लोग को निकालना है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास किसका किसका, तो ऑफ, मान के चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग किसका, तो H2SO4 का बात करते हैं, H2SO4 का निकालो, आप निकालो MgOH का होल ट्वाइस निकालो, अगर फिर निकालना चाहो तो यहाँ से चलो हम लोग लिख देते किसका, एल्युमिनियम क्लोराइड का निकालो। चलो यही 3 गो एग्जांपल, इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा आपका कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 MgOH का होल ट्वाइस AlCl3, यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, हम 3 गो यहाँ पे लिखे। अब इसको हम लोग फाइंड आउट करके देखते हैं कि इसका हम लोग को इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम लोग इक्विवेलेंट मास का बात करते हैं किसका, तो इक्विवेलेंट मास का EQ डॉट का मतलब समझ आएगा कि इक्विवेलेंट बात कर रहे हैं, मास तो मास पूरा लिख ही देंगे, ठीक है ना। तो EQ लिखा रहेगा, डॉट लिख रहेगा, इसका मतलब समझ आएगा वहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट का बात कर रहे हैं। चलो तो इक्विवेलेंट मास बराबर जो हम लोग को फॉर्मूला होता है हम लोग को क्या रहता है, तो ऊपर हम लोग को हो जाता है मोलिक्यूलर मास हो जाता था, क्या होता था, मोलिक्यूलर मास हो जाता है, और नीचे हम लोग को क्या हो जाता है, तो n फैक्टर हो जाता है, क्या हो जाता है, n फैक्टर। अभी n फैक्टर आपका एसिडिटी होगा, बेसिसिटी होगा, या फिर वहां पे चार्ज होगा, तो कंडीशन पे साल्ट है तो साल्ट के लिए चार्ज हो जाएगा, बेस है तो बेस के लिए एसिडिटी हो जाएगा, मतलब कि कितना OH माइनस डोनेट करता है, अगर एसिड है तो कितना बेसिसिटी हो जाएगा, कितना उसमें H प्लस डोनेट किया जाएगा। तो इसी चलते डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे n फैक्टर लिखते हैं, ठीक है। चलो या फिर n फैक्टर की जगह कोई कोई x भी दिखाता है तो x चाहे n फैक्टर बच के तो वही चल रहा है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं किसके लिए, H2SO4 के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, तो H2SO4 का बात करते हैं। तो H2SO4 में हम लोग देखेंगे इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या जाते हैं, जैसे ही हम लोग इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे मोलिकुलर मास चाहिए और उसका n फैक्टर चाहिए। तो हम लोग जान गए थे कि इसका जो n फैक्टर होगा H2SO4 का वो कितना होता है, 2 होता है, ये हम लोग स्ट्रक्चर से देख चुके थे। अब रही बात इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, तो इसका मोलिकुलर मास निकालने जाएगा, देखो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और कितना हाइड्रोजन है 2 गो, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा। सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास, तो आप जानते हैं 16 दूनी 32 होता है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है 4 गो, तो 4 गुने हम लोग को हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16 चौके 4 से जोड़िए, तो 4 4 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 6 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, मतलब टोटल कितना हो गया 102। तो हम लोग कितना हो जाएगा, इसको अगर फाइंड आउट कीजिएगा कितना हो जाएगा, अगर हम लोग H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 102 और नीचे हम लोग को कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हम लोग को n फैक्टर कितना आ गया था 2। इसको हल कीजिएगा कितना हो जाएगा, काटिए 5 दूनी 10 और 51 कितना हो जाएगा 51, इतना हो जाएगा आपका क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो ये रहा आपका किसका, तो H2SO4 का। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे किसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना दिया हुआ था, MgOH का होल ट्वाइस दिया था, किसका बात किया था, तो MgOH का होल ट्वाइस आपका दिया हुआ था। इसका आपका क्या करना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इसका मोलिकुलर फॉर्म मास हम लोग को जरूरत है, तो चलो इसका मोलिकुलर मास की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम पे कितना होता है 24 प्लस,
ऑक्सीजन के गो है 2 गो, तो 2 के लिए कितना होता है 32 प्लस हाइड्रोजन के गो है 2 गो, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 2, जोड़िए 4 2 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 58। तो ऊपर कितना लिखेंगे हम लोग 58 लिखेंगे, और बटा में एन फैक्टर कितना होता है, अभी आपको पता चल गया था कि कितना OH माइनस दे सकता है, 2 गो OH है तो 2 गो हम लोग को डोनेट करेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 2। कैलकुलेट कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग को हो जाएगा 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा जी आपका 29 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका किसका, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो जाता है इक्विवेलेंट मास, तो 29 हो जाता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कैसे निकलता है। उसी तरह से हम लोग को क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, तो AlCl3 दिया था, तो चलो AlCl3 का लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो AlCl3 का जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो अगर मोलिकुलर मास का हम लोग जरूरी है, तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, तो इसका कितना होता है 27 होता है एल्युमिनियम का, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, तो चलो 35.5 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3 से कर देंगे, क्योंकि 3 को क्लोरीन है। चलो इसको करते हैं 27 प्लस कितना हो जाएगा जी 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 3 9 और 1 10, इतना हो जाएगा 106.5, और इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 7 13 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 133.5 हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग कितना बिठाएंगे, तो 133 और पॉइंट में कितना बिठाएंगे 5। एन फैक्टर कितना होता है, कितना इसमें टोटल चार्ज होता है, तो हम लोग जान गए थे कि AlCl3 को तोड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए थे क्या क्या था, तो Al3 प्लस हो जाता है और यहाँ पे 3 को Cl माइनस हो जाता है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया कटायन के ऊपर, तो +3 हो गया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा चार्ज 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 चौके 12 हो जाएगा, एक जगह तो 3 चौके 12.5, तो कितना हो जाएगा 3 5 15, तो 44.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44.5, तो यही हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट मास। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला देखें तो ऊपर होता है मोलिकुलर मास और नीचे होता था एन फैक्टर। अब जो एन फैक्टर, मोलिकुलर मास तो कोई भी कंपाउंड रहेगा तो उसको हम लोग निकाल ही लेंगे, लेकिन एन फैक्टर निकालने का तरीका हम लोग को जानना पड़ता। तो जानते थे हम लोग के पास 3 ही कंपाउंड तो मिल ही सकता है, एक एसिड हो सकता है, एक बेस हो सकता है, एक हम लोग को साल्ट हो सकता है। तो तीनों के लिए हम लोग देखें कि कैसे कैसे उसका एन फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें एसिड के लिए, तो एसिड का भी निकालिए, बेस का देखें तो बेस का भी निकालिए, साल्ट का देखें साल्ट के लिए भी निकालिए। अब फिर देखें कि किस तरह का क्वेश्चन हम लोग को पूछा सकता है। तो हम लोग को पूछा कैसे जाएगा, इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा, इसी तरह से कोई कंपाउंड हम लोग को दे देगा, तो जो भी हम लोग को मॉलिक्यूल देगा उसका निकालना है। यहाँ पे देखिए ये H2SO4 क्या है, हम लोग को एसिड है, तो एसिड निकालने का फॉर्मूला, उसका मॉलिक्यूलर मास लिख दिए, एन फैक्टर कितना होगा तो वो हम लोग डिवाइड कर दिए, निकाल लिए। उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका बेस है, तो बेस है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसका मॉलिक्यूलर मास, और नीचे देख देंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कितना एन फैक्टर होगा। उसी तरह से इसका देखिए साल्ट का। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या देखे, इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। अभी तक हम लोग को ये अभी समझ में आया कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं और कैसे किस तरह का प्रोसेस करेंगे जिससे हम लोग को एन फैक्टर निकलेगा। तो इतना हम लोग को समझ जाने के बाद हम लोग को इक्विवेलेंट मास समझ में आ गया होगा, आपको उम्मीद यही रखते हैं। तो अगर नहीं समझ में आया होगा अभी भी, तो आप कोशिश कीजिए कि पीछे जा करके फिर से देखने की कोशिश कीजिए इस लेक्चर्स को, ठीक है। लेकिन इतना भी टफ तरह से नहीं बताया हूँ, बहुत ही आसान तरीके से सारा कुछ बताया हूँ। तो अगर कमजोर बच्चे भी देख रहे होंगे तो उन्हें भी एक ही बार में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अच्छा तरीके से वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको कठिनाई का सामना तो नहीं ही करना पड़ रहा होगा अभी, ठीक है। और फिर भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से पीछे देखिए और अभी कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा और मेरे हर एक बातों को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी बात नहीं बोला हूं जो आपके लिए फालतू हो। मेरा जो भी बोला हुआ वाक्य है वो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और वो या कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला ही है, ठीक है। तो इसी चलते सभी बातों को आप ख्याल देख करके अच्छा तरीके से सुनने की कोशिश कीजिएगा और यहाँ पे फोकस के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो हम लोग को पैंतरा ये हो गया कि हम लोग को यहाँ पे देखे इक्विवेलेंट मास तो हम लोग सीख गए, क्या चुका इक्विवेलेंट मास तो हम लोग को देख लिए। अब जो हम लोग को सीखना है वो हम लोग को किसको देखना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास को देखना है। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास समझाने से पहले आपको मोल का फॉर्मूला पूछते हैं। तो आप बोलेंगे कि अगर मोल का फॉर्मूला होता था तो आप ऊपर क्या बोलते थे, तो ऊपर बोलते थे गिवेन मास होता था, क्या चीज गिवेन मास होता था, और नीचे हम लोग को क्या आ जाता था, उसका मोलर मास हो जाता था या फिर मोलिकुलर मास हो जाता था, यही आप बोलते थे, ठीक है। ये रह गया आपका मोल का। इसी तरह से अगर आप हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट का, किसका बात करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट का अगर बात करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है ये भी इसमें भी क्या रहता है, गिवेन मास होता है, क्या होता है गिवेन मास होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, अगर मोल का बात करें थे इसी चलते यहाँ पे मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास आता था। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट का बात करें इसी चलते यहाँ पे नीचे जो डिवाइड होता है मोलर मास ना होकर के मोलिकुलर मास ना होकर के यहाँ पे जो होता है हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट का बात होता है, किसका होता है इक्विवेलेंट मास का, कितना
समझने की बात होता है तो इक्विवेलेंट मास हो जाता है। देखो समझो अच्छा तरीका से, मोल का टर्म और ग्राम इक्विवेलेंट का टर्म एक दूसरे से सिमिलरली काम करता है। क्या करता है? सिमिलरली काम करता है। हम लोग जैसे मोल में देखते थे ऊपर होता था गिवन मास, कोई भी गिवन मास हम लोग को दे देता था और वहां पे हम लोग मोलर मास से हम लोग डिवाइड करते थे तो हम लोग को मोल निकल जाता था। जो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, इसमें भी जैसे इसमें मोल में हम लोग को गिवन मास रहता था उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग को मास दे देगा। वहां में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोलिकुलर मास से डिवाइड करते थे, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट के केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड रहेगा, जो भी मॉलिक्यूल रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास निकाल करके उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। बस रीजन इतना ही और फर्क इतना ही है। मोल में क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करते थे। इक्विवेलेंट मास में क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास में कि नीचे हम लोग इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं बस। अब यहां पे देखो कि ग्राम इक्विवेलेंट का मास समझ में आ गया। जैसे कि अगर यदि आपको क्वेश्चंस पूछा जाए, मान के चलो कोई भी क्वेश्चंस आपको दे दिया, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चंस अगर बोल देगा, मान के चलो आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना 0.4 ग्राम के लिए, किसके लिए, तो 0.4 ग्राम हम लोग ले लेते हैं किसका, तो मान के चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था किसका, तो फाइंड आउट करना था ग्राम इक्विवेलेंट किसका निकालता था, तो यहाँ पे निकालना था हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट निकालना था ऑफ किसका, तो 0.4 ग्राम ऑफ किसका, NaOH का। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग को मास दे दिया था। देखो ग्राम इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन मास और अपर में क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इसका मास हम लोग को दे दिया है, जो हम लोग को NaOH था उसका मास दे दिया था, कितना दिया था, 0.4। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0.4 कर देंगे। डिवाइड जो करना है वो क्या करना है, इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, NaOH। तो NaOH के लिए हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास जो निकालेंगे, क्या चीज, जो हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालेंगे वो कैसे निकालते थे, तो ऊपर हम लोग को क्या हो जाता था, तो ऊपर जो होता था वो हम लोग लिखते थे मोलिक्यूलर मास। क्या लिखते थे हम लोग, तो मोलिक्यूलर मास लिखते थे, और नीचे हम लोग को क्या कर देते थे, तो उसका हम लोग n फैक्टर से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। तो n फैक्टर से डिवाइड करते थे। यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट मास अगर NaOH का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, सोडियम का हम लोग जानते हैं कितना होता है जी, तो 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, जोड़िए कितना हो जाएगा 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 हाथ वाला 4 हो जाएगा, मतलब कितना होता है 40। तो यहाँ पे 40 कर देंगे बट्टा में n फैक्टर अभी आपको कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये हम लोग को बेस है तो कितना OH माइनस हम लोग को डोनेट करेगा 1, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि अगर इक्विवेलेंट मास का बात करेंगे तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाता है, 40 हो जाता है। कितना होता है, 40। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, इक्विवेलेंट मास की जगह हम कितना करेंगे, पुट कर देंगे 40, ठीक है। अब यहाँ पे 40 कर दे, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, मतलब ऊपर से 4 हो जाएगा, नीचे की आपका क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 1/100 रहेगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 0.01 लिख सकते हैं। तो इतना हम लोग को क्या हो जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग को आंसर हो जाएगा। तो यही हम लोग को क्या हो गया, फाइनल आंसर। अभी देखो यही क्वेश्चन आपका क्या रहता है, 4.5 ग्राम दिया रहता है NaOH का, आपको पूछ देता है ग्राम इक्विवेलेंट की जगह में नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो आप क्या करते हैं, गिवन मास था, ठीक था, आपको यहाँ पे जो ग्राम जो हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालने गए उसके जगह हम क्या निकलता है, मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्टली आपका क्या होता है, निकल जाता है आंसर। तो वहां पे मोल हम लोग वैसे निकाल देते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट का क्या करने का मतलब रहता है कि जितना मास रहेगा उसको डिवाइड कर देना है किससे, इक्विवेलेंट मास से करना है। बात समझ में आया? तो अभी तक आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला को यहाँ पे याद रखना है। क्या करना है, 2 फॉर्मूला का आपको याद रखना है, एक तो हम लोग को इक्विवेलेंट मास का, और दूसरा हम लोग याद रखना है ग्राम इक्विवेलेंट मास का। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आखिर हम लोग को जरूरत पड़ा था इक्विवेलेंट मास का, किसका, इक्विवेलेंट मास का। कि हम लोग को इसीलिए जरूरत पड़ा था क्योंकि हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट जो हम लोग निकाल रहे हैं, क्या चीज, जो हम लोग को निकाल रहे थे ग्राम इक्विवेलेंट मास जो हम लोग निकाल रहे थे, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास के निकालने का फॉर्मूला हम लोग को क्या हो जाता था, तो हम लोग जानते थे यहाँ पे गिवन मास हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, गिवन मास, और नीचे हम लोग को क्या हो जाता है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास हो जाता है। क्या हो जाता था, इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे देख रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट मास का यूज हो रहा था, इसी वजह से यहाँ पे पुट कैसे करते थे, इसी चलते हम लोग क्या लिखते थे, तो इक्विवेलेंट मास निकालने का हम लोग फॉर्मूला सीखे। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला हो जाता है क्या चीज, यहाँ पे तो मोलिक्यूलर मास हो जाता था। क्या हो जाता था, तो मोलिक्यूलर मास हो जाता है, और बटा हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, तो n फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर देते थे। अब यहाँ पे n फैक्टर क्या होता
था उसके लिए अलग तरीके से बताए थे, तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट मास को निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट मास निकालने के बाद इक्विवेलेंट मास का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो गिवन मास को हम लोग इक्विवेलेंट मास से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो इक्विवेलेंट मास निकालते हैं वो इक्विवेलेंट मास हम लोग को रिलेट किससे टाइप से करता है, मोलिक्यूलर मास के जैसा निकलता है। और फिर हम लोग देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास जो होता है वो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के जैसा भांति यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया कि कैसे क्या होता है। अभी आपको एक रिलेशन बताते हैं कि अगर यदि आपको क्वेश्चंस में मोल दिया है, क्या चीज दिया रहेगा, मोल अगर आपको दिया है तो मोल के अनुसार आप कैसे यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चंस लिखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सो ठीक है, चलो, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो यहाँ पे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस भी आपसे बन जाएगा। चलो, क्वेश्चंस क्या है तो वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो, क्वेश्चंस यहाँ पे आपको क्या दे रहे हैं, क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, क्या चीज दे दे, तो 3 मोल हम दे देते हैं H2SO4 का। क्या चीज दे देते हैं यहाँ पे, दे दो 3 मोल हम लोग को दिया हुआ है। क्या चीज दिया है, 3 मोल दिया हुआ है H2SO4 का। किसका दिया है, 3 मोल H2SO4 है और इसी में से आपको निकालना है क्या चीज, तो ग्राम इक्विवेलेंट। क्या चीज निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास हम लोग को निकालना है। चलो निकालो, कैसे निकालेगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना H2SO4 का। अरे H2SO4 का कितना क्या चीज दे दिया हम लोग को डाटा, तो 3 मोल दे दिया है। तो हम लोग को 3 मोल दे दिया है H2SO4 का और हम लोग को उसको क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो आप एक चीज कर सकते हैं, अगर लॉन्ग तरीके से जाना चाहते हैं तो बहुत सारे दिमाग ये भी लगा लिए होंगे, मोल दिया है तो मोल दिया है तो इसका मोलिक्यूलर मास वगैरह करके वहां से मास हम लोग निकाल देंगे। मास जैसे निकालेंगे बस काम तो निकल जाएगा। जैसे कि आप ऐसे कर सकते हैं, अगर हम लोग को मोल, देखो निकालने का 2 तरीका बता रहे हैं। मोल बराबर हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, मास, और बटम क्या जानते थे हम लोग, मोलर मास होता था। चलो, मोल हम लोग को दे दिया है 3, तो 3 बिठा दिए। मास हम लोग को निकालना है तो यहाँ पे मास हम लोग निकाल लेंगे खींच के। मोलर मास हम लोग को H2SO4 का कितना होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि कितना होता था, इसका 2 हो जाता है, इसका 32 हो जाता है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 64 हो जाता है, 4 2 6 और 2 8 हो जाता है, 6 3 9 और 1 कितना हो जाएगा, अच्छा 4 2 6 और 2 8 और 6 3 कितना हो जाएगा 9। अरे उस समय हम लोग क्या बता रहे थे, 108 बता दिए थे का, कितना बता दिए थे 108, नहीं 108 नहीं होगा, आपका क्या होता है 98 होता है। कितना हो जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा, ठीक ना, अभी ज़्यादा दूर हुआ नहीं है। इससे पहले जो हम लोग इक्विवेलेंट मास का बात करें तो वहाँ पर भी आपको H2SO4 का दिया था, जल्दबाजी में हम लोग क्या कर दिए थे, उसमें 98 की जगह हम लोग क्या लिख दिए थे, तो 108। देखो यहाँ कितना होता है, हम लोग का हाइड्रोजन 2 गो है तो 2 हो जाएगा, सल्फर कितना होता है 1 है तो 32 हो जाएगा, यहाँ पे 16 चौके 64 होगा। अब देखो 4 और 2 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो वहाँ पे एक हाथ वाला कहाँ से आ गया था पता ही नहीं, ठीक ना। तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। हो जाता है ऐसा मिस्टेक, कैलकुलेशन में जल्दबाजी में कुछ भी यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। चलो, तो सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग देखें कितना होता है, इसका 98 होता है। तो हम लोग यहाँ पे मोलर मास में बिठा देंगे कितना, यहाँ पे 98। यहाँ से आप मास निकाल सकते हैं। चलो, मास बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये उधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा कितना 98 से, तो कितना हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, हाथ में 2 और 3 9 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, तो कितना हो गया 294 हो गया। तो 294 ग्राम अभी तक निकल चुका है। अगर मास पता चल गया क्या आप ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकालेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के वजह से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। तो जैसे हम लोग इक्विवेलेंट मास, चलो अगर फॉर्मूला में लिख लेते हैं, अगर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट का बात करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास का बात करेंगे, तो इसमें हम लोग को क्या रहता है, इधर मास हो जाता है, गिवन मास हो जाता था, और बटम हम लोग को क्या हो जाता था, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास हो जाता है। क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। तो मास तो हम लोग निकाल लिए, इक्विवेलेंट मास तो फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। तो जैसे ही हम लोग इक्विवेलेंट मास का बात करते हैं, तो इक्विवेलेंट मास जो निकालेंगे, ऊपर होता था हम लोग को मोलिक्यूलर मास होता था। क्या होता था, मोलिक्यूलर मास होता था, और नीचे हम लोग को क्या हो जाता था, तो एन फैक्टर हो जाता था। क्या होता था, एन फैक्टर। मोलिक्यूलर मास हम लोग जानते हैं 98 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। एन फैक्टर हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का 2 होता है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 9 दूनी 18, तो 49 हो जाएगा। तो 49 आपका निकल गया इक्विवेलेंट मास। तो जब 49 आपका इक्विवेलेंट मास निकल गया, तो यही 49 को यहाँ पे पुट करेंगे तो निकल जाएगा। तो चलो, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसका, तो ग्राम इक्विवेलेंट का। किसका बात करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास का बात करेंगे। तो हम लोग जान रहे थे मास ऊपर लिखना है, तो मास आपका निकल गया था कितना 294। तो यहाँ पे हो जाएगा 294, और बटम होता क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास कितना निकल गया 49। तो यहाँ पे कितना बिठा देंगे 49। यहाँ से जो भी कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या निकल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाते, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ा, पहले मोल को हल किए, तो हल करने के बाद आपका क्या निकल गया, मास निकल
निकला। मास को निकालने के बाद n फैक्टर ये सब करके आप इक्विवेलेंट मास निकाले, इक्विवेलेंट मास को फिर पुट करने गए, तो पुट करने के बाद आपका क्या निकल गया, ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो आपको यहाँ पे मोल का जो जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने में आपको काफी समय लग जाएगा। तो काफी समय लग जाता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कम समय हम लोग कैसे बना सकेंगे। तो कम समय बनाने के लिए आपको फिर से एक जनरेट करते हैं फॉर्मूला, तब आपको बहुत ही अच्छा तरीका से सारा कुछ समझ में आएगा कि अगर मोल से अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो मोल को हम लोग कैसे ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना पड़ता, हम लोग बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट का ही बात करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आप क्या जाने, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गिवन मास लिखता था, क्या चीज होता है, गिवन मास, और बटम क्या जानते थे, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट मास। क्या अभी तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे गिवन मास को गिवन मास तो रहने देंगे, क्या चीज रहते थे, गिवन मास को गिवन मास तो रहने देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इक्विवेलेंट मास हम लोग कैसे लिखते थे, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे क्या चीज, तो मोलिक्यूलर मास हो जाता था। डायरेक्टली हम लोग इस तरह लिखेगा, मोलिक्यूलर मास लिखते थे। चलो तो मोलिक्यूलर मास और बटम हम लोग क्या कर देते थे, उसका n फैक्टर से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो जैसे हम लोग डिवाइड करते थे वो क्या चीज निकल जाता था, हम लोग को इक्विवेलेंट मास निकल जाता। देखो कुछ नहीं किया, ग्राम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है गिवन मास और बटम होता है इक्विवेलेंट मास। गिवन मास को गिवन मास रहने दिए। अब देखो ये इक्विवेलेंट मास को निकालने का तरीका जो हम लोग अलग से निकालते थे उसको यहीं पे लिख देते हैं। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते थे, तो मोलिक्यूलर मास जो होता था उसको हम लोग क्या करते थे, n फैक्टर से डिवाइड कर देते थे, तो हम लोग को निकल जाता था इक्विवेलेंट मास। चलो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, अभी आपको पता चल गया होगा कि अगर ऊपर था हम लोग को गिवन मास, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं क्या चाहिए, गिवन मास, और बटम रह जाएगा मोलिक्यूलर मास, क्या रहेगा, मोलिक्यूलर मास, और गुणम हो जाएगा क्या चाहिए, n फैक्टर। अब आप बोलेंगे n फैक्टर कैसे हो गया, अरे इस बट्टा वाला है तो बट्टा वाला उल्टेगा, अभी बटम है तो इसको उलट के लिखेगा तो यही जैसा हो जाएगा, ई वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला तो नीचे ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इतना तो आपको आता होगा, 8 क्लास में तो ऐसा काम किए हैं, ठीक है ना। देखो एक ग्राम इक्विवेलेंट मास जो हम लोग यहाँ पे मतलब कि एक गिवन मास है, मान के चलो जो भी रहेगा 25, तो 25/1 लिखेंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं मास इतना है तो मतलब कुछ भी है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उलट के लिखना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो ई बट्टा के नीचे फिर बट्टा में दिया है, तो बट्टा वाला क्या होता है यहाँ पे उलट जाता है तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखो इतना जब लिखे अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी सिर्फ किसका फॉर्मूला लिखे हैं, तो इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास मोलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना और उसको गुना कर देना n फैक्टर से। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ चमक रहा है, कुछ चमक ये रहा है कि हम लोग जानते हैं कि गिवन मास और मोलिक्यूलर मास अगर डिवाइड कर देते हैं, गिवन मास को मोलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने के बाद हम लोग देखते हैं कि यही चीज हम लोग को मोल बन जाता है। क्या बन जाता था, मोल बन जाता था। अब देखो इतना के बराबर मोल हो गया, और मोल के अगर गुना कर देंगे हम लोग n फैक्टर से, तो क्या हम लोग को नहीं निकल जाएगा यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट मास नहीं निकल जाएगा, वही चीज तो निकल रहे हैं। देखो फॉर्मूला हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास को इस तरह से लिखे, और ये जो गिवन मास और बटम मोलिक्यूलर मास बराबर ही तो हम लोग जानते थे मोल होता है, क्या होता है, मोल। अब देखो इतना बराबर मोल हो गया, इसको गुना कर रहे थे n फैक्टर से, तो यहाँ पर भी मोल को गुना कर देंगे n फैक्टर से। तो इसका मतलब समझ गए कि जो मोल होगा, मोल और ग्राम इक्विवेलेंट के बीच में जो रिलेशन होगा, वो रिलेशन हम लोग को क्या होगा, ये होगा कि अगर हम लोग को मोल क्वेश्चन में दिया है, तो मोल क्वेश्चन में दिया है उसको अगर हम लोग क्या करेंगे, n फैक्टर से अगर गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद जो हम लोग डायरेक्टली आंसर आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, n फैक्टर, मतलब हम लोग क्या निकल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास। जैसे क्वेश्चन हम लोग को दिए थे उसमें क्या था, हम लोग को 4 मोल दिया था कि 3 मोल दिए थे, ज्यादा कितना दिए थे हम लोग, 3 मोल दिए थे। क्या चीज दिए थे, 3 मोल। तो हम लोग दिए थे 3 मोल आपको क्वेश्चन में, इससे पहले जो दिए थे 3 मोल दिए थे किसका, तो H2SO4 का दिए थे, और इसमें हम लोग पूछ दिए थे कि बताओ कि ग्राम इक्विवेलेंट इसका क्या होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास जो हम लोग निकालने गए थे, अभी कुछ नहीं करते, जो मोल से हम लोग उसमें जो मास निकालने गए थे तो उतना हम लोग काम ही नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट मास जो बराबर होता है, इसमें हम लोग क्या जान गए कि इसमें मोल को गुना कर दो n फैक्टर से, तो डायरेक्टली हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता है। तो देखो मोल कितना था, 3 था। अब देखो n फैक्टर कितना होता है, तो 2 होता है, तो देखो टोटल कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तो यही हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट मास हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंट मास हो गया। तो इतना हो गया ग्राम इक्विवेलेंट, इतना आंसर। तो ये बस इसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर लिख देना है। तो आपको मोल को भी डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, तो एक जो आपका फॉर्मूला निकल गया, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको भी, ये वाला भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट मास को कैसे कैसे निकालते हैं, ये सारा कुछ आपको लिख दिया। तो जब भी ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा, देखो अभी जो पिछला
वाला क्वेश्चन में जो हम लोग सॉल्व किए थे, यहाँ पे बटा करने का जो ऑप्शन दिए थे उसको काट करके देखिएगा, आपका 6 ही आंसर आएगा। कितना आएगा? 6 आंसर आएगा। वहाँ पे करके देख लीजिएगा। तो उतना लंबा ना करके हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर मोल दिया रहेगा तो उसको n फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग को क्या निकल जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास ही निकलता है। ठीक है, तो कैसे निकलता है वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, अगर अभी भी थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और उसको थोड़ा सा पीछे करके और फिर से देखने की कोशिश कीजिए, सारा कुछ फिर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि सारा कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो, तो ये था आपका ग्राम इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब ये सारा चीज हम लोग समझने के बाद जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको लिखे थे या फिर आपको पूछे थे कि आखिरकार हम लोग जो मोल पढ़ रहे थे, तो मोल पढ़ रहे थे वहां तक भैया ठीक था, आखिर हम लोग को फिर ग्राम इक्विवेलेंट मास की जरूरत क्यों पड़ा? क्वेश्चन जगता है, जैसे आपको पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ ही नहीं आ रहा, साला इतना चीज हम लोग पढ़ रहे थे, आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? कोई रीजन तो हम लोग को पता चलना चाहिए ना कि चलो अच्छा यहाँ से ये नुकसान हुआ था तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे जिससे हम लोग को सहूलियत होगा बनाने में। बात समझ में आया? तो इसी तरह से तो जैसे हम लोग वहाँ पे बात की था एटम वगैरह का लिए, इसी चलते वहाँ से हम लोग को मोल आया था। तो मोल होगा तो वो सिर्फ हम लोग एटम वो तो अलग हो गया, मोल का जो यूज करते हैं वो हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलो, मतलब एक यहाँ पे लिखते हैं एक फॉर्मूला, मतलब कि कोई रिएक्शन, मान के चलो यहाँ पे H2SO4 ले लिए। ठीक है, और प्लस में अगर हम लोग कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, मान के चलो NaOH ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? NaOH। तो इसका जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद जो इसका बनाएगा वो क्या बन जाएगा? तो HN क्या हो जाएगा, ये बना देगा NaHSO4 बना देगा और प्लस में क्या बना देता है? वाटर बना देता है। चलो एक हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो एक केमिकल रिएक्शन लेकर के चले। देखो सबसे पहले आप माइंड फ्रेश करके पानी उनी पीना होगा तो पानी उनी पी लीजिए और आराम से ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास और मोल कंसेप्ट जितना था वो सारा कुछ हम लोग पढ़ लिए, खत्म कर दिए। अभी जो बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं रीजन का, कि आखिर क्या जरूरी पड़ा था हम लोग को मोल का और क्या जरूरी पड़ा हम लोग को क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट मास का। तो दोनों टर्म को समझने के लिए हम लोग ये चीज हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको अच्छा तरीके से समझिएगा ताकि आपको रीजन पता चल सके। जो अंदर से एक रहता है ना क्वेश्चन, क्या आखिर ये सब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, तो पढ़ क्यों रहे हैं वो अभी आपको रीजन समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब चाहते तो मोल कंसेप्ट में भी समझाते, लेकिन वहां समझाने से कोई आपको फायदा नहीं होता। दोनों चीज कंबाइन करके जब आपको बताएंगे तो आपको पूरा अच्छा तरीके से रीजन पता चल पाएगा। अच्छा ये कारण है यहाँ पे, बात समझ में आया? चलो, तो यहाँ पे समझो कि कोई भी अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन दे देते तो केमिकल रिएक्शन इसी तरह से रहेगा। अब देखो यहाँ पे पैंतरा क्या होता है, सो यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर होगा, सबसे पहले तो आपको एक चीज और जानना पड़ेगा, बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर भी 3 गो हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन हो गया। सल्फर के गो है? एगो, तो सल्फर के गो है? एगो। ऑक्सीजन के गो है? तो 4 गो यहाँ और 1 यहाँ, 5 गो, 4 गो यहाँ, एगो 5 गो यहाँ हो गया। चलो, सोडियम के गो है? एगो, यहाँ भी एगो, मतलब बैलेंस है। क्या चीज है? मतलब बैलेंस है। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस है तो इसका मतलब कहने का है कि यहाँ पे देखते हैं तो ये भी हम लोग का अभी 1 है, यहाँ पर भी बात करते हैं कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी है तो कितना है? 1 है, और यहाँ पर भी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात होता है ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ जानना पड़ेगा कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बैलेंस जो करते थे, आप जो 9th क्लास 10th क्लास में तो था ही नहीं, 10th क्लास में था आपका रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, कोई भी रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते थे। तो बैलेंस जो करते थे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ जो संख्या हम लोग लगाते थे मॉलिक्यूल के पहले, जो हम लोग कुछ हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पे अभिकारक या फिर उत्पाद के पहले जो हम लोग लगाते थे क्या चीज, यहाँ पे कुछ नंबर जो लगा करके जो उसको बैलेंस करते थे। बात समझ में आए? तो बैलेंस करने के लिए जो नंबर का यूज करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। फिर से समझिएगा, फ्रेश माइंड कीजिएगा और फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते थे, केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस जो करते थे, बैलेंस करने के बाद जो हम लोग देखते थे कि यहाँ पे कुछ जो नंबर हम लोग लगाते थे, उसी को बोला जाता है क्या चीज? स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है? स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। मतलब कि मोल निकालने का तरीका हम लोग तो देख लिए, लेकिन वो हम लोग कोई पार्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल था,
कोई आइटम था, तब हम लोग उसमें मोल निकाले थे। अगर यदि आपको कोई हम लोग को एग्जांपल दे दे रिएक्शन, तो रिएक्शन में हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना उसका मोल है। सो जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन में पूछेंगे कि बताओ H2SO4 का कितना मोल है, H2SO4 का कितना मोल है, तो आप कितना बोलेंगे, यहाँ पे कितना लगा हुआ है 1, इसका मतलब क्या समझ गए 1 मोल होगा। अगर बात करेंगे NaOH का कितना मोल है, तो आप बोलेंगे 1 होगा। अब बोलेंगे NaHSO4 का कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1। H2O का कितना मोल है, तो 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना उसका मोल है। सो ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि मान के चलो अभी लेकर के चलते हैं कोई एग्जांपल, मान के चलो H2O कहीं ले लेते हैं, क्या चीज ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो H2 प्लस O2 होता है, इसको रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है H2O। तो अभी बैलेंस नहीं, तो नहीं बैलेंस है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो इस तरह से करते थे, और यहाँ पे क्या होता था 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे। तो देखो 4 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इस तरह से बैलेंस कर रहे हैं। तो अभी अगर बात करेंगे इस मोल का, तो मोल का बात करें तो ये क्या चीज हो रहा है 2 मोल, इसका कितना हो रहा है 1 मोल, इसका कितना हो रहा है 2 मोल। मतलब हम लोग ये समझे कि अगर हम लोग वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या चीज, वाटर का फॉर्मेशन अगर कर रहे हैं, वाटर का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को कितना लेना पड़ता है 2 मोल लेना पड़ता है। कितना लेना पड़ता है, इसका 2 मोल लेना पड़ता है। ऑक्सीजन को हम लोग 1 मोल में लेते हैं, तो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद जो हम लोग को वाटर बनता है वो कितना मोल बनता है 2 मोल बनता है। तो इस तरह से हम लोग वहां पे जब पार्टिकुलर जब हम लोग कोई रिएक्शन पढ़ते हैं, कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहां पे हम लोग फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं कि एक रिएक्शन कर रहे हैं, चलो इस रिएक्शन में इतना हम लोग को जो हम लोग उत्पाद रहता है, मतलब जो रिएक्टेंट रहता है, जो हम लोग को अभिकारक रहता है, तो बताते हैं ना कि चलो ये रिएक्शन करने के लिए हम लोग क्या किए, तो इतना इतना मोल हम लोग अभिकारक लिए, इतना इतना हम लोग रिएक्टेंट लिए, तो कंबाइन करने के बाद जो हम लोग को प्रोडक्ट बना, जो हम लोग को उत्पाद बना, वो इतना मोल हम लोग को फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो वहां पर जो हम लोग बताते हैं वो मोल के लिए हम लोग बताते हैं, किसमें बताते हैं मोल में। तो हम लोग जो मोल में बताते हैं, यहाँ पे बता दिए कि हाइड्रोजन कितना मोल लेना पड़ता है 2 मोल, ऑक्सीजन अगर हम लोग 1 मोल लेंगे तो इसका 2 मोल और इसका 1 मोल कंबाइन करके जब हम लोग बनाएंगे, तो रिएक्शन करने के बाद जो हम लोग को फॉर्मेशन होगा, वाटर का निर्माण होगा वाटर का, वो कितना मोल प्राप्त होगा 2 मोल प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें, कोई भी, चलो यहाँ पे अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड में तो बैलेंस हो जाता है डायरेक्टली, कोई और ले लेते हैं, क्या चीज ले लेगा, क्या ले लेगा, कार्बन और मिथेन, चलो छटाओ, इतना ही अभी एग्जांपल लेकर समझो। रिएक्शन लिखने का तो बहुत तरह का हम लोग रिएक्शन ले सकते हैं, लेकिन मेथड हम लोग को क्या जरूरी है समझना, वो चीज सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे समझ में आया कि क्या क्या कर रहे हैं सब। ऊपर देख रहे एक एक का हम लोग मोल जरूरत पड़ा, और यहाँ पे बात कर रहे हैं 2-2, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल। तो अगर यदि अभी बैलेंस करने के बाद ना हम लोग को पता चला कि इस कंपाउंड को कितना हम लोग लेंगे, इस कंपाउंड को कितना लेंगे, दोनों को कितना कितना हम लोग मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद हम लोग को प्रोडक्ट कितना मिलेगा, तो ये हम लोग कब बता सके, तो वो हम लोग उस समय बता पाए जब हम लोग उसको क्या किए, बैलेंस किए। क्या किए, जब हम लोग उसको बैलेंस किए, तो बैलेंस करने के बाद पता चलता है अच्छा इसका 2 मोल लेंगे, इसका 1 मोल लेंगे, इसका 2 मोल लेंगे। जैसे कभी सिर्फ हम लोग ऐसे ले लेते हैं, क्या चीज, अगर H2 प्लस O2 ले लेते और यहाँ पे क्या हो जाता है H2O, तो अभी आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितना कितना मोल लेंगे जिससे हम लोग को वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं का, या इसका भी 1 मोल दिख रहा है, इसका भी 1 मोल दिख रहा है, इसका भी 1 मोल, अगर एक मोल लेकर के उसमें बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी वो जिंदगी में नहीं बनेगा। मतलब मैं 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन को लेकर के अगर आप मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद आप सोच रहे हैं कि 1 मोल बनेगा, तो जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। समझ में आया। तो जो मोल का जो यहाँ पे काम पड़ा वो हम लोग को कैसे हम लोग पता कर पाए कि कोई भी रिएक्शन अगर करते तो वहां पे हम लोग बता सकते हैं कि अच्छा ये कंपाउंड को इतना मोल लेंगे, इस कंपाउंड को इतना मोल लेंगे, तो दोनों को उतना हम लोग मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद इतना मोल हम लोग को फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल हुआ बताना, तो ये पॉसिबल तब हुआ जब हम लोग इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस किए। तो बैलेंस करने के बाद पता चला कि अच्छा हाइड्रोजन को 2 मोल लेंगे, ऑक्सीजन को 1 मोल लेंगे, तो 2 मोल और 1 मोल को मिलाने के बाद हम लोग को क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। और वाटर भी जो बनेगा वो कितना बनेगा जी, तो 2 मोल बनेगा। तो इस तरह से तो मान के चलो अगर हम लोग रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या हम लोग बता पाएंगे का कि उसका कितना मोल जरूरत होगा, सो नहीं पता चल पाता है। तो इसी चलते हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मोल के अनुसार से कोई रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हम लोग बता ही नहीं सकते हैं बिना बैलेंस किए हुए कि इतना इतना हम लोग कंपाउंड लेंगे, इतना मोल इतना मोल, तो हम लोग डायरेक्टली ये नहीं बता सकते कि इतना लेंगे तो हम लोग को फॉर्मेशन हो जाएगा। सो तो इसी चलते हम लोग को क्या होगा कि मोल को लेकर के हम लोग को समझाना कोई भी रिएक्शन को थोड़ा आसान नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जब तक बैलेंस को नहीं करते हैं रिएक्शन को बैलेंस, तब तक हम लोग बता ही नहीं सकते कि वो कितना मोल हम लोग लेंगे। सो
ठीक ना, कहीं 2 मोल लेना पड़ रहा है, कहीं 3 मोल लेना पड़ रहा है। जैसे अगर एक अभी केमिकल रिएक्शन का एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो अमोनिया का फॉर्मेशन ले लेते हैं। मान के चलो यहाँ पे नाइट्रोजन लिए और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का लिए, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाने के बाद हम लोग को क्या बनता है, अमोनिया। लेकिन ये रिएक्शन को हम लोग ये समझा ही नहीं पाएंगे कि अगर हम लोग को नाइट्रोजन कितना लेंगे, हाइड्रोजन कितना लेंगे, जो हम लोग मिलाने के बाद हम लोग को अमोनिया बनेगा। अगर यहाँ पे देख रहे 1 मोल, तो एक मोल अगर मिलाने के बाद हम लोग को 1 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करना चाहे तो जिंदगी में आप थक जाइएगा, परेशान हो जाइएगा, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इसको बैलेंस करके देखेंगे, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन देख रहे हैं, नाइट्रोजन 2 गो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 6 गो, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 गो। तो इसका करने मतलब ये क्या समझे, देखो तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, तो 1 मोल है नाइट्रोजन, यहाँ पे देख रहे हैं 3 मोल आपका क्या है, हाइड्रोजन, तब फिर फॉर्मेशन कितना होता है, 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तभी आप किससे बोलेंगे कि हम कोई भी रिएक्शन में अगर नाइट्रोजन को 1 मोल लेंगे, अगर हाइड्रोजन को 3 मोल लेंगे, तो 1 मोल और 3 मोल को मिलाएंगे तब हम लोग को क्या अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, कितना बनेगा, 2 मोल मिलेगा। अगर अभी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते तो हम लोग बता ही नहीं सकते कि उसमें कैसे हम लोग अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे उसको। तो अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बनाने के लिए जब तक उसको हम लोग बैलेंस नहीं करते, तो बैलेंस किए हुए हम लोग बता ही नहीं सकते कि उसका कितना कितना क्वांटिटी हम लोग लेंगे जो मिलाने के बाद हम लोग ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो गया हम लोग को लफड़ा के रे तरीके। हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट का बना रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ रहा है, बैलेंस करना पड़ रहा है। तो हम लोग को क्या हुआ कि इस तरह से बहुत प्रॉब्लम हो गई, हम लोग डायरेक्टली बता ही नहीं सकते हैं। जैसे अभी इसको नहीं बैलेंस करते तो हम लोग को पता ही नहीं चलता कि अच्छा इतना भी लेना पड़ता है। उस हम लोग को क्या समझ में आता है, अच्छा नाइट्रोजन को ले लो, हाइड्रोजन को ले लो 1 मोल और हम लोग को बना दो अमोनिया, जो कि कभी बनेगा ही नहीं जिंदगी में। देखो रेशियो देखो तो 1:3 लेते हैं तब हम लोग को मिलता है 2 गो। बात समझ में आया। अगर 1 को लेंगे तो हम लोग का कभी जिंदगी में बनेगा ही नहीं। जैसे वाटर का ही देख लो, इसका 2 लेते हैं तो इसका 1 लेते हैं, हाइड्रोजन 2 को लेते हैं तो ऑक्सीजन के लेते हैं 1 को, तब हम लोग को क्या बनता है, वाटर बनता है। बात समझ में। तो इस तरह से देखेंगे 2 मोल 1 मोल लेते हैं तब 2 मोल का फॉर्मेशन होता है। अगर बैलेंस नहीं करते तो यहाँ पर भी देखने मिलता है 1 मोल 1 मोल और 1 मोल, तो 1 मोल जिंदगी में आप कभी निकाल नहीं पाते हैं। अगर मान के चलो इसको 1 मोल लेंगे तो इसको आधा करना पड़ेगा। देखो ये दुगुना लेना पड़ता है तो 1 बार लेना पड़ता है, तब फिर हम लोग दुगुना बनता है। मान के चलो इसको 1 मोल करते हाइड्रोजन को लेंगे तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 0.5 लेना पड़ेगा मोल, आधा मोल लेना पड़ेगा, तब आपका क्या बनेगा, तो 1 मोल आपका वाटर बनेगा। इस तरह से अगर अमोनिया की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 बनता है। तो अगर इसको कंबाइन करेंगे तो 1 कितना है, 3 गुना ही ज्यादा लेना पड़ता है। कितना लेना पड़ता है, 3 गुना। मान के चलो नाइट्रोजन को 2 मोल लेंगे तो इसको कितना पड़ना पड़ेगा, अगर इसको 1 था इस 3 था, तो इसको अगर 2 मोल ले रहे हैं तो 2 मोल इसमें गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 मोल। मतलब कि 2 मोल अगर नाइट्रोजन लेंगे और 6 मोल आप हाइड्रोजन लीजिएगा, तब आपका कितना बनेगा, तो 4 मोल अमोनिया बनेगा। समझ में आया। तो ये सब कहां से पता चल पा रहा है, तो ये पता चल पा रहा है जब तक हम लोग बैलेंस नहीं कर रहे रिएक्शन को, तब तक हम लोग बता ही नहीं पा रहे हैं कि वहां पे कितना हम लोग को क्या होगा, कितना उसका हम लोग को होगा, मोल की जरूरत होगा सुख। बात समझ में। तो इसी तरह से हम लोग मोल को लेकर के डिफाइन करने में हम लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से फिर हम लोग को टर्म साइंटिस्ट ने बताया, वो किसका यूज किया, ग्राम इक्विवेलेंट का। किसका बात किया, ग्राम इक्विवेलेंट का। तो ग्राम इक्विवेलेंट के थ्रू जो समझाया गया रिएक्शन का, वो इस तरह समझाया गया कि कोई भी रिएक्शन दुनिया का ले लो, क्या चीज, कोई भी दुनिया का हम लोग रिएक्शन ले लो, उसमें जो हम लोग को रिएक्टेंट को जो लेंगे, जैसे यहाँ पे ले रहा था ना, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल, तो यहाँ पे 3 मोल, तो यहाँ पे 1 मोल, तो ये डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे कि कितना हम लोग को मोल लेना पड़ रहा है। लेकिन जैसे हम लोग इक्विवेलेंट मास का यहाँ पे मतलब ग्राम इक्विवेलेंट मास का जब यूज किया गया साइंटिस्ट सब के थ्रू, तो वहाँ पे देखा गया कि आप दुनिया का कोई भी रिएक्शन ले लो, दुनिया का कोई भी रिएक्शन ले लो, तो 1 ही लेना पड़ता है। कितना, अगर इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट लो, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट लो, तब ये भी कितना बनेगा, 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा। मतलब दुनिया, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 लिए तब बना, लेकिन इसमें पता चला अरे इसको 2 लेना पड़ रहा है, इसको 1 लेना पड़ रहा है। यहाँ पे देखा रही इसमें 1 तो इसमें 3 गो, तो इसमें फर्क हो गया। कहीं भी आपको बराबर दिख रहा है कि इसका जितना लो उतना ही इसको लो, तो नहीं दिख रहा है। मतलब 1 को कम ले रहे थे, 1 को ज्यादा ले रहे हैं, 1 को ज्यादा ले रहे थे, 1 को कम लेना पड़ रहा है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा था मोल के थ्रू। तो वो हम लोग को बताने में थोड़ा सा कठिनाई हुआ। लेकिन जैसे हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, तो वो क्या कह दिया एक लाइन में कि आप कोई भी दुनिया का रिएक्शन बना लो, उसमें जो रिएक्टेंट लोगे चाहे प्रोडक्ट लोगे, जितना भी लोगे, सब हम लोग को सेम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, सेम लेना पड़ता है। लेकिन किस में लेना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास में। मतलब इसका जितना ग्राम, अरे यार दिवाली के मौसम में देखो डरा देता है सब लोग लेक्चर बनाने के टाइम में, बम भड़ाका यहाँ पे फोड़ दे रहा है। देखो यहाँ पे
ग्राम इक्विवेलेंट मास में यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, देखो ग्राम इक्विवेलेंट मास जितना इसका होगा उतना ही इसका भी लेना पड़ता है, उतना ही इतना और उतना ही इसका भी हम लोग को फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो जितना हम लोग को हाइड्रोजन का यहाँ पे लेते हैं, जितना हम लोग हाइड्रोजन का ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का भी लेंगे, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग को वाटर बनेगा, उतना ही हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट, अगर हम लोग मान के चलो 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिए नाइट्रोजन को, तो इसका भी लेना पड़ता है हाइड्रोजन को 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट, और जो अमोनिया होगा वो भी फॉर्मेशन होता है 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब यहां से हम लोग ये चीज समझ में आने लगा कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या बोल रहा है कि जितना इसका लेगा उतना ही इसका लेना पड़ेगा और उतना ही ये भी बनेगा। मतलब तीनों हम लोग देख रहे हैं, रिएक्टेंट में देखो या फिर प्रोडक्ट में देखो, तो तीनों का तीनों हम लोग क्या चीज देख रहे हैं, तो सेम देख रहे हैं। क्या चीज देख रहे हैं, सेम हम लोग को लेना पड़ा। लेकिन मोल के केस में ऐसा दिखागा नहीं, इसको 1 लेगा तो इसको 3 को लेना पड़ेगा, इसको 1 मोल ले रहे हैं तो इसको 3 मोल लेंगे, तब ये हम लोग को 2 मोल मिलेगा। मतलब हम लोग को सिमिलर दिख रहा है का, नहीं, सब अलग अलग यहाँ पे चल रहा है। उसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं इसको 2 मोल लेंगे तो इसको 1 मोल लेंगे, तब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 मोल और हम लोग को क्या बनेगा, पानी मिल रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग हो गया। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट यही बोला कि अगर आप इसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। मतलब सेम ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तब आपको सेम ही ग्राम इक्विवेलेंट का क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब ये कहने का तो कहना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि सच में एकक होता है कि नहीं। जैसे इसको बैलेंस करने के बाद पता चला अच्छा 1 लेना पड़ रहा है, 2 लेना पड़ रहा है, 3 लेना पड़ रहा है। लेकिन देखते हैं क्या ग्राम इक्विवेलेंट सही में बता पा रहा है कि नहीं, कि जितना हम लोग उसका लेंगे उतना ही हम लोग अगला वाला को भी लेना पड़ेगा। तो देखो हम लोग यहां पे बात करते हैं। अभी हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, किसका पढ़े, ग्राम इक्विवेलेंट का। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, अगर हम लोग मोल को गुना कर देते हैं n फैक्टर से तो हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता है। ये आपको समझ में आ गया। अभी देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के बाद हम लोग मोल पता चल रहा है, तो चलो वही मोल को हम लोग को लेकर के चलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मोल तो हम लोग को डिफाइन हो गया। मान के चलो इसमें बात करेंगे, तो इसमें बात करें इसका 1 हो जाएगा मोल, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 और इसका भी 1। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन को बात करते हैं कि बताओ इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे मोल गुने n फैक्टर कर दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। मोल कितना है, 1 मोल है इसका, और 1 मोल में n फैक्टर, तो n फैक्टर कितना हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का 2 गो। मतलब इसका निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। मतलब कि इसका कितना हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। चलो इसका चलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका मोल कितना है, 1 मोल है, और इसका NaOH का n फैक्टर कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 गुने 1 कितना हो जाएगा, 1 गुने 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 मिनट 1 मोल हो गया, वहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका कर रहे हैं तो वहाँ से 1 हो जा रहा है। उसका बात कर रहे हैं NaHSO4 का, तो वहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, उसका कितना H+ हम लोग को डोनेट कर पाएगा वो चीज़ ना। चलो ये रिएक्शन को बता दो, हटा दो। इसकी रिएक्शन हम लोग दूसरा चीज़ बता रहे थे, ये रिएक्शन को हम लोग दूसरा चीज़ में बताएंगे। ये हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट के लिए नहीं, इसको इक्विवेलेंट मास के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे थे। वो तो हम लोग को फॉर्मेशन बाद में होता है कि एसिड और बेस रिएक्शन बनाने के लिए, ठीक है ना। चलो हम लोग इसको पार्टिकुलर देखते हैं। इसमें देखो, इसमें समझने की कोशिश करना। ये हम लोग हाइड्रोजन देख रहे हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन को देख रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं 2 मोल हम लोग को यूज हुआ, और इसका हाइड्रोजन में यहाँ पे देखेंगे क्या चीज, इसका जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं हम लोग, कोई भी रिएक्शन का अगर बात करते हैं उसका ग्राम इक्विवेलेंट को बात करेंगे, तो इसका बात करेंगे देखिए अभी है ना, इसको भी हम लोग कंपेयर करके बता सकते थे कि इसमें भी, लेकिन सिर्फ आप इतना ही जान के चलिए अभी कि इसका भी हम लोग क्या करेंगे, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसको भी लेंगे, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग लेंगे। लेकिन सभी चीज़ का अभी पॉसिबल नहीं है आपको निकाल के बताना। अभी कुछ हम एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं आपको, जिसमें आपको पूरा पता चल पाएगा कि हाँ सच में वहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। सो ठीक है, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर कुछ भी हम लोग रिएक्शन लेकर चलते हैं, ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन लेकर चलते हैं तो मान के चलो हम लोग क्या क्या रिएक्शन लेते हैं, तो चलो यही चीज़ क्या चल लेते हैं, H2SO4 और प्लस में हम लोग ले रहे थे NaOH। जो हम लोग सबसे शुरू में जो लिए थे रिएक्शन, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, बैलेंस करके हम लोग वहाँ पे सिर्फ बना रहे थे NaHSO4 प्रोडक्ट में, जो कि हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे क्या बना देंगे, Na
H2SO4 ये हम लोग को बनता है, लेकिन वो हम लोग को स्टार्टिंग में इसका जब कन्वर्जन पढ़ेंगे तो सबसे पहले वही चीज़ बनता है, उसके बाद हम लोग ये चीज़ बनता है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग इसका बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर हम लोग को बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे, Na2SO4 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर। अब इसको बैलेंस कीजिए, बैलेंस करने के बाद जब आप इसको देखेंगे तो कहाँ कहाँ क्या लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पर भी 2 लगेगा। आप बैलेंस करके देख लीजिएगा, सब बैलेंस है। चलो अब बैलेंस है तो अभी आपको कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब मोल की बात कर रहे थे, इसका हम लोग को 1 मोल बात हुआ, इसका मोल 2 हुआ, इसका बात कर रहे थे इसका 1 मोल और इसका कितना हो जाएगा, 2 मोल। अब देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट का सही में हम लोग को 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए इसका 1 मोल लेना पड़ रहा था, इसका 2 मोल लेना पड़ रहा था, लेकिन हम लोग देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट जब भी बात करेंगे तो इसका जितना लेंगे उतना ही इसका भी बात करेंगे, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट का बात करते हैं जब भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर मान के चलो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन था जिसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं, तो इसका हम लोग 1 मोल ले रहे थे तो इसका 2 मोल ले रहे थे, मतलब अलग अलग लेना पड़ रहा था। लेकिन जैसे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो इसका जितना लेंगे उतना ही हम लोग इसका लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो इसमें देखो 1 गुना करेंगे कितना से, इसका कितना होता है n फैक्टर, तो 2 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो गया इसका ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखिए इसको देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में देख रहे हैं मोल कितना है, 2 गुना करेंगे n फैक्टर कितना हो जाएगा, तो कितना OH माइनस करेगा, 1 इसमें, लेकिन कितना है 2 है, तो इसका मतलब क्या करेंगे 2 OH माइनस यहाँ पे मुक्त करेगा, मतलब कितना हो जाएगा 2, और सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ हम लोग NaOH का ना देखेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले फिर से स्टैंडर्ड दिमाग से देखिए, लंबा लेक्चर हो जाने के बाद क्या होता है ना, थोड़ा अकबक्की हो जाता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो मोल कितना है, उसके बाद देखते हैं H2SO4 हम लोग को कितना H प्लस हम लोग को डोनेट करता है, तो मोल यहाँ हो गया। H2SO4 में देख रहे हैं कि कितना H प्लस हम लोग को डोनेट करेगा, 2 गो, तो 2 से ये n फैक्टर हो गया और ये हम लोग के मोल, तो मोल में n फैक्टर को गुना करते थे हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता है। इसमें देखो मोल कितना हो गया 2, अरे Na वो H में हम लोग देखते हैं कि n फैक्टर कितना होता है, तो 1 होता है इसका, तो 2 × 1 कितना हो जाता है 2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसका भी अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो इसका भी हम लोग को कितना लेना पड़ रहा है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही लेना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखो रेशियो अगर हम लोग बात करेंगे तो 2:2 है, इसका मतलब अगर इसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे तो इसका भी हम लोग को कितना लेना पड़ेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तब हम लोग को प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसको 5 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे तो इसको भी हम लोग कितना लेना पड़ेगा, 5 ग्राम इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। और लेकिन मोल के केस में देख रहे थे यहाँ पे अलग लेना पड़ रहा था, यहाँ पे अलग लेना पड़ रहा था, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें तो दोनों जगह हम लोग को सेम हो जाता है। अगर इससे नहीं समझ पाए तो चलो फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर देखते हैं, उसमें हम लोग उस रिएक्शन में आप बात करेंगे तो उसमें देख सकते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन अगर आप बात करते हैं तो किसका ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे NaCl ले लेते हैं, क्या चीज ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं, और फिर हम लोग बात कर देते हैं HNO3 का, HNO3 का। अब इससे जो हम लोग को प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl बनेगा, क्या चीज बनेगा HCl, और हम लोग को क्या बनेगा NaNO3 बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। इसका बैलेंस कीजिएगा तो बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं, आप करके देखिए सब कुछ हम लोग को सेम मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका बैलेंस अगर नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे मोलवत हम लोग को बताना पड़ेगा ना, इसका हम लोग को 1 मोल है, इसका भी 1 मोल, और इसका भी 1 मोल, और इसका भी कितना हो जाता है 1 मोल। तो यहाँ पे देखिए 1 मोल लेकर के चल रहे हैं, तो इसका भी अगर 1 मोल तो इसका भी 1 मोल। तो ऐसा कहना है जरूरी नहीं है कि सभी हम लोग को सेम ही होता है मोल, तो मोल हम लोग को डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन में देखे उसमें मोल हम लोग को अलग था, ये हम लोग को भाग्य था कि हम लोग इसमें क्या है कि 1 ही मोल लेकर के चला है सो, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका ग्राम इक्विवेलेंट भी देखते हैं कि सेम है। देखो मोल हम लोग को चेंज हो सकता है लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट कभी चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा सभी रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, तो सेम होगा। क्या होगा, सभी रिएक्शन के लिए सेम होगा। जैसे कि इसका देखो मोल कितना है 1, गुना करेंगे NaCl का कितना होता है, टोटल चार्ज कितना होगा 1, तो 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो मोल कितना है 1, HNO3 में देखेंगे तो ये एसिड है, HNO3 क्या चीज है, एसिड है। इसका स्ट्रक्चर देख करके देखिएगा तो कितना, अरे वैसे भी देख रहे हैं 1 हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे मुक्त करेगा। इसका मतलब इसका बेसिसिटी या फिर n फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना हो गया 1, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और इसका भी कितना ले रहे हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो दोनों में देख रहे हैं कि सिमिलर, मतलब सेम ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे तब हम लोग को रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। चलो फिर एक कोई हम लोग रिएक्शन लेकर के चलते हैं, तो कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, मान के चलो H3PO3, क्या चीज लेते हैं H3PO3, क्या चीज लेते हैं H3PO4 ले लेते हैं। चलो PO4 ले लेते हैं और प्लस
आगे क्या लेते हैं, तो NaOH ले लेते हैं। क्या चीज ले लेते हैं, NaOH। और इसका रिएक्शन जो करोगे, रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो Na3 और PO4 बनेगा, और प्लस में आप लोग को क्या बनेगा, तो मोल क्या बनेगा, वाटर। क्या बनेगा, वाटर। अब इसको बैलेंस कीजिए, अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के बाद अगर आप देखेंगे तो क्या 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 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, 3। तो ये हो गया आपका बैलेंस। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसका मोल की बात करते थे, तो यहाँ पे कितना है, तो इसका 1 मोल लेना पड़ रहा था, तो इसको 3 मोल लेना पड़ रहा था, तब यहाँ पे 1 मोल का फॉर्मेशन और यहाँ पे 3 मोल का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इधर अभी छोड़ दो, पहले रिएक्टेंट की बात करते हैं कि सेम सेम है कि नहीं। तो अगर मोल की बात करते थे तो मोल में अलग हो जाता था, इसका 1 मोल लेते थे तो इसका 3 मोल लेना पड़ता था, तब हम लोग का रिएक्शन कंप्लीट होता था। लेकिन यही अगर हम लोग बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट का, तो ग्राम इक्विवेलेंट दोनों में सेम होगा। कैसे, देखिए मोल कितना है, 1 गुना इसका H3PO4 का जो हम लोग देखे थे, इसका कितना होता था, तो इसका n फैक्टर होता था 3। कितना होता था, 3। तो इसको देखिएगा तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। अगर NaOH का बात करेंगे तो मोल कितना है, 3 गुना इसका NaOH का कितना बेसिस एसिडिटी होता है, तो कितना OH माइनस से डोनेट करेगा, 1। तो इसका 1 हो जाएगा, कंप्लीट कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट 3 और इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट 3। मतलब दोनों, अगर कोई भी रिएक्शन आपको मिलेगा दुनिया में तो सबका सम रहेगा, उसमें मोल हम लोग को सेम नहीं हो सकता है, किसी में कम किसी में बेसी हम लोग को हो सकता है। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट की तुलना में, तो कोई भी दुनिया का रिएक्शन रहता है तो उसमें हम लोग देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो दोनों हम लोग को सेम होता है। जब यहाँ पे 3 ले रहे हैं तब भी 3 ले रहे हैं, इसका मतलब इसको 6 लेंगे तो इसमें भी 6 लेना पड़ेगा, इसमें अगर 1 लेंगे तो इसको भी हम लोग को 1 लेना पड़ेगा। इस तरह से अगर मान के चलो कोई भी रिएक्शन जो हम लोग पहले भी लिखे थे वो रिएक्शन में भी देखेंगे तो उसमें भी ग्राम इक्विवेलेंट एक ही लेना पड़ेगा। हालांकि निकालने का तरीका भी नहीं बता सकते हैं उतना, क्योंकि उतना डीपली आपको बताया नहीं जा रहा है, उतना बताने के लिए हम लोग को बहुत चीज जानना पड़ेगा, तो वो सारा चैप्टर नहीं पढ़े, इसी चलते उसको बताना पॉसिबल नहीं था। लेकिन आपको यहाँ से तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर बात करते हैं CaCO3, किसका, CaCO3, और इसको रिएक्शन हम कर देते हैं HNO3 के साथ। किसके साथ, तो HNO3 के साथ। तो यहाँ से कोई भी हम लोग को प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे हो सकता है मोल हम लोग को डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा, क्या चीज, ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा, इसमें जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो दोनों का दोनों हम लोग को क्या होगा, तो सेम होगा। इसमें भी 1 लेंगे तो इसमें भी हम लोग को 1 ही लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम लोग समझे कि ग्राम इक्विवेलेंट का यूज क्यों पड़ा, और मोल का हम लोग को कैसे उसको हटा करके हम लोग किसके अनुसार कोई रिएक्शन को देख रहे थे, तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास के अनुसार से देख रहे थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन रहेगा उसको हम लोग कितना कितना लेना पड़ेगा। तो हम लोग को समझ में आ गया कि दुनिया का कोई भी हम लोग को रिएक्शन रहेगा तो उसमें हम लोग को क्या रहेगा कि जो हम लोग रिएक्टेंट लेंगे, जो कि यहाँ पे कोई भी अगर मान के चलो A + B को बनाने से C + D बन रहा है, तो A और B को जो लेंगे तो वहां पे हो सकता है A को 1 मोल लिया जाए, B को 3 मोल लिया जाए, तो वहां पे मोल के अनुसार देखेंगे तो अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर ग्राम इक्विवेलेंट के मास के अनुसार देखेंगे तो A को जितना लेना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट मास, उतना ही हम लोग को B को लेना पड़ेगा। मतलब दोनों में हम लोग को क्या लेना पड़ता है, सेम क्वांटिटी में लेना पड़ता है, तभी हम लोग को रिएक्शन बन पाता है। तो इतने एग्जांपल से आपको समझ में आ गई होगी कि कितना मतलब क्यों हम लोग को जरूरत पड़ा किसका, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास का। बाकी बात तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और आपको बताना बहुत जरूरी है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको लिखे थे, क्या चाहिए, यही क्वेश्चन, किसका, यही क्वेश्चन जो ऊपर लिखा गया। बशर्ते यहाँ पे जो हम लोग बताए थे, कौन वाला, देखो आपको बताया था ये चीज कि H2SO4 और प्लस में यहाँ पे क्या बताए थे, तो यहाँ पे बताया था आपको NaOH, और इसके बाद बनाता है क्या चीज, तो NaHSO4 और प्लस में यहाँ पे क्या बनाता है, H2 वो बनाता है, ठीक है। और ये चीज बनाता है। अब इसको अगर हम लोग बैलेंस वगैरह नहीं भी करेंगे तो आपका क्या है, खुद में बैलेंस है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो ग्राम इक्विवेलेंट, ये सारा कुछ समझ गए, ये हम लोग को बताना चाहिए था, ये वाला क्वेश्चन आपको इक्विवेलेंट मास बताने के दौरान है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, इक्विवेलेंट मास आपको रिएक्शन से भी कभी कभी पूछ देता है। जैसे पूछेगा इस तरह से रिएक्शन दे देकर यहाँ पे बोलेगा बताओ यहाँ पे H2SO4 में क्या चाहिए, इस रिएक्शन में H2SO4 का बताओ कि कितना यहाँ पे n फैक्टर होगा, n फैक्टर बोल रहे हैं। चलो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा, क्या चीज बोलेंगे, कितना इसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा, क्या चीज बोलेंगे, कितना इसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा। या तो फिर अगर n फैक्टर की बात करेंगे, किसका, n फैक्टर का बात करेंगे इस रिएक्शन में, तो अब क्या कीजिएगा, तो आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे H2SO4 तो आप बता देंगे इसका कितना होगा n फैक्टर, तो आप फट से बोलिएगा कि इसका हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा n फैक्टर, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि देखियो यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, बाकी हाइड्रोजन एक यहाँ पे बच ही जा रहा है, और वाटर हम लोग को रिमूव करके देखो यहाँ पे
एक हाइड्रोजन यहाँ से हटता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन मतलब OH यहाँ सर एक हाइड्रोजन मिल करके आपका क्या बनता है, वाटर बनाता है। लेकिन ये जो सल्फ्यूरिक एसिड था इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकल करके इसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन कर रहा था। अभी भी देखो इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड था एक हाइड्रोजन अभी भी यहाँ पे बच ही जा रहा है, मतलब कि यहाँ समझ गए कि ये वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड है अभी यहाँ पे देख रहे कितना H+ सिर्फ डोनेट किया, तो सिर्फ एक ही डोनेट करके यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन किया। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि कितना N फैक्टर होगा तो N फैक्टर 1 हम लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1। भले हम लोग यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है, तो 2 होता है हम लोग को N फैक्टर, लेकिन यहाँ पे 2 ना लिख करके हम लोग रिएक्शन में देखेंगे कि कितना उसका चेंजेस हुआ है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, रेडॉक्स रिएक्शन में। कहाँ पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में। तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ही, लेकिन हो सकता है आपका बेसिक ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा वहाँ पे आपको पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो देखो इस तरह का जब भी सवाल देगा वहाँ पे देखना पड़ेगा पार्टिकुलर, जैसे पूछ दिया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का बताओ कितना हम लोग को यहाँ पे बेसिसिटी होगा या फिर कितना उसका N फैक्टर होगा, तो आप जानते थे अगर सल्फ्यूरिक एसिड का 2 होता है, लेकिन रिएक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि कितना यहाँ पे H+ डोनेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, देखो यहाँ पे HSO4 तो बच ही जा रहा था, कितना H गया है डोनेट किया, एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ पे OH, तो यहाँ से मिल करके क्या बन जाता है, तो H2O बन जाता है। बाकी बात यहाँ से सोडियम यहाँ पे आके जुड़ बढ़ गया, तो सोडियम मतलब कि NaHSO4 यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया। तो हम लोग देखें सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन का रिमूव किया है। तो इस तरह से यहाँ पे बोलेंगे N फैक्टर इस समय में इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का कितना बन गया, N फैक्टर तो 1 हो गया, ठीक है। He+ एक ही H+ यहाँ पे क्या करता है, डोनेट करता है। तो बस इसी तरह से ये क्वेश्चंस बताना खाली सिर्फ बाकी रह गया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस अगर आपसे कहीं पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे घबराएं नहीं, इसी वजह से यहाँ पे आपको क्या किया बताया जाए, ठीक है। तो इस तरह से सारा कंसेप्ट आपको बता दिया गया है, आपको कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लिए, और हम लोग ये भी जाने कि हम लोग को मोल का क्यों जरूरत पड़ा था, और हम लोग को आखिर मोल जरूरत था तो उसको हम लोग क्यों उसको फिर हटा करके ग्राम इक्विवेलेंट का यहाँ पे यूज करना स्टार्ट किए थे। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग को लंबा वीडियो हो गया, 1.5 घंटा का हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, 1.5 घंटा भले ही लग जाए, यही लेक्चर को हम लोग को 2 दिन बनाना पड़ता, तो समय हम लोग को बच जाएगा। आज बन गया तो फिर कल हम लोग कोई और टॉपिक देखेंगे। तो आज हम लोग देख लिए यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास को हम लोग कंप्लीट कर लिए। आपको बोला जाएगा एक नोटिस जो आपको बोला गया था पिछले लेक्चर्स में कि आपको जो कंसंट्रेशन टर्म्स जो पढ़ना है क्लास 11th का, वो हम लोग क्लास 12th में पढ़ा चुके हैं, तो उसका प्लेलिस्ट में हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। तो आपको क्या करना है, इस लेक्चर को देखने से बाद उसको कंसंट्रेशन टर्म्स को भी आपको देख लेना है। 5 लेक्चर है, 5 लेक्चर वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, जो जेई और नीट लेवल का क्वेश्चन कराया गया, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कंसेप्ट भी दिया गया है और वहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किया गया है। तो वही चीज़ फिर से मैं बताऊंगा, उससे बेहतर है कि आप वहीं से देख लीजिए, ठीक है। तो आपसे थोड़ा समय भी बचेगा, तो उस तरह से आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। अब आपका जो एक टॉपिक बचा है वो सिर्फ आपको बचा है क्या चीज़, तो हम लोग इंपेरिकल फार्मूला ये सब बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक थोड़ा सा हम बता देंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है। वो बहुत ही आपका न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग को पॉइंट का खेलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसको हम लोग कैसे खेलेंगे या फिर कितना हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि वो फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है, लेकिन अगर यदि आप नहीं पढ़े तो आपको समझा ही देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको वहाँ पे राउंड फिगर ये सब करने के बाद यहाँ पे कितना एक्यूरेट आंसर होता है। क्योंकि जैसे आप जेई और या फिर नीट का या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तैयारी करेंगे, तो उसमें जो हम लोग को वैल्यू लिखते हैं, तो उसमें हम लोग को चेंजेस लिख करके वहाँ पे ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे छाटना पड़ेगा। आप जो सोचेंगे वो वहाँ पे गलत हो जाएगा, तो वो सारा चीज़ के लिए हम लोग पढ़ेंगे। मतलब मेनली हम लोग को 2 टॉपिक बचा है, 2 टॉपिक कहने का हम लोग को सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है। वो क्या है बचा हुआ है, तो सिर्फ हम लोग को इंपेरिकल फार्मूला निकालने का कंसेप्ट बचा है, और दूसरा हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर ये सब निकालने के लिए सीखेंगे। बाकी मेनली जो हम लोग ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये लेक्चर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स में इसको देखने के बाद ही कंसंट्रेशन टर्म्स दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे एक नॉर्मेलिटी एक आता है कंसंट्रेशन टर्म में, तो नॉर्मेलिटी में आपका इक्विवेलेंट मास का यूज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास का यूज होगा, तो इसको समझने के बाद वहाँ पे आपको आराम होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप बहुत ही सीरियस होकर के पढ़ाई को कर रहे होंगे, और इस लेक्चर्स को देखने के बाद आप जरूर से जरूर कंसंट्रेशन टर्म्स का जो अभी इसके बाद इसको जैसे आप जाइएगा प्लेलिस्ट में चैनल में, तो वहाँ पे आपको मिलेगा मोल कंसेप्ट का या फिर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, वहाँ पे मिलेगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाइएगा, मोल कंसेप्ट का सारा लेक्चर तो मिलेगा ही, उसके बाद ये लेक्चर मिलेगा इक्विवेलेंट मास का, इसके बाद आपको वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा कंसंट्रेशन टर्म्स को, तो आप वहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स को भी अच्छा तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं उसको बार बार नहीं बताने वाला हूँ, आप उसको वहीं से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा इंपेरिकल फार्मूला, उसके बाद फिर सिग्निफिकेंट, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि आपका सिर्फ 2 से 3 दिन, मतलब 2 ही दिन मानो ना, 2 दिन में आपका लेक्चर खत्म होने वाला है, ठीक है। चलो
उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट को सीखने की प्रयास किए होंगे, जो आपका कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में आपको अच्छा तरीका समझाया नहीं गया होगा कि कैसे इक्विवेलेंट मास या फिर ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज बहुत कुछ यहाँ पे सीख पाए होंगे, बहुत ही कंसेप्ट को लेकर के यहाँ पे समझ पाए होंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है ये सारा कुछ आप यहाँ पे सीख पाए होंगे। ठीक है, तो बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप अगर नए इस चैनल में अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपका दोस्त हैं, जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी मित्रगण हैं, आप उन तक ये वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी हमसे जुड़ सके और जितना अगर ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मैं यहाँ पे वर्क कर सकूँगा, क्योंकि आपके जो सहयोग होता है, जितने नंबर में यहाँ पे स्टूडेंट रहेंगे उतना पढ़ाने में मुझे और मज़ा आता है। बात समझ में आया? और अगर चैनल मतलब कि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को तो लाइक तो करना ही है और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा नीचे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।